गुड मॉर्निंग। ये द स्टडी का यूट्यूब चैनल है। माई सेल्फ अमन झा और हम एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट सीरीज़ में आगे बढ़ने जा रहे हैं। अभी हम आपको याद होगा पिछले लेक्चर में हमने कक्षा 7 के इतिहास का चैप्टर 3 तक दिल्ली सल्तनत तक पढ़ा था। तो यहाँ से आगे हम मुगल काल को शुरू करेंगे। पहले हम थोड़ा देख लें कि विषय सूची में हमने अब तक देखा था पहले चैप्टर में कि 1000 वर्षों के दौरान हुए पड़ताल। तो हमने उसमें क्या देखा था कि स्रोतों में क्या बदलाव हुआ है मध्यकालीन इतिहास को पढ़ने के लिए। उसके अलावा जो प्रमुख बिंदु हैं जो लगातार बार बार आपको मध्यकालीन इतिहास में परिवर्तनों को पढ़ते वक्त नजर आएंगे, उनको हमने देखा था। दूसरे में क्या है, पूर्व मध्यकाल में दो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए थे, दो महत्वपूर्ण घटनाएं थीं। एक तो त्रिकोणीय संघर्ष था और दूसरा चोल वंश था, उनके बारे में हमने पढ़ा। तीसरे में हमने दिल्ली सल्तनत को देखा, दिल्ली सल्तनत के राजाओं के बारे में, उनके कार्यकाल में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों के बारे में, उनका जो है मस्जिद स्थापत्य कला से क्या रिलेशन था, इक्ता सिस्टम, प्रशासन इत्यादि इन चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। हमने देखा कि उनका अंत कैसे हुआ। फिर इस चैप्टर में हम मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो मुगल साम्राज्य के बारे में क्या पढ़ेंगे, तो पहले मुगल कौन थे, कहाँ से आते हैं, ठीक है। दूसरा, मुगल सम्राटों का कार्यकाल, यानी कि जो महत्वपूर्ण मुगल सम्राट हैं उनके समय में कुछ अगर महत्वपूर्ण हुआ है, कुछ घटनाएं, कुछ प्रसंग, कोई युद्ध इत्यादि। फिर उनका अन्य शासकों के साथ क्या संबंध था, जैसे कि राजपूत हो गए, मराठा हो गए, जो प्रांतीय सीमांत क्षेत्रों पे हो गए, जैसे कि दक्कन के सुल्तान हो गए, ठीक है। और कुछ विदेशी सुल्तान जैसे कि उज्बेकों और ईरानियों के साथ क्या संबंध था वो देखेंगे। फिर मुगल प्रशासन के दो महत्वपूर्ण बिंदु, उनकी मनसबदारी व्यवस्था, इसको हम इक्ता व्यवस्था से इसकी तुलना करेंगे और कैसे बताएंगे कि ये कैसे थोड़ा सा बेहतर है उससे, लेकिन कुछ समस्याएं इसमें भी थीं जो बाद में उभर कर आई और जिनकी वजह से मुगल साम्राज्य का पतन हुआ था। उसके बीच में थोड़ा सा अकबर की धार्मिक नीति और खास करके उसमें जो सुलह कुल की अवधारणा है उसको देखेंगे। हालांकि अकबर की धार्मिक नीति को इस बुक में काफी कम डील किया है, काफी कम बताया हुआ है, लेकिन हम जितना दिया हुआ है उसके आधार पे कोशिश करेंगे समझने की। तो लेकिन सबसे पहले हम ये जान लें, भाई मुगल कौन थे, ये जानने के पहले हम ये जान लें कि कहाँ से आए थे ये जानने के लिए। इसके पहले हम ये जानेंगे कि मुगल क्यों महत्वपूर्ण है। कई बार आप देखते होंगे कि इतिहास को लेकर काफी वाद विवाद होता है और एक वाद विवाद में एक बात काफी उठ के आती है कि भाई हम क्यों अमुक राजवंशों को ज्यादा पढ़ते हैं, अमुक राजवंशों को कम पढ़ते हैं इत्यादि। तो इसलिए हम थोड़ा देख लेते हैं कि मुगल क्यों महत्वपूर्ण थे। उनके महत्वपूर्ण होने का पहला कारण यह है कि मुगलों ने एक दीर्घकालीन साम्राज्य निर्माण किया, जबकि सांस्कृतिक विविधता और भौगोलिक विशालता के कारण कोई भी साम्राज्य केवल थोड़े समय के लिए ही टिक पाता था। ये आपने देखा होगा, चाहे पूर्व मध्यकाल में कोई साम्राज्य हुए, चाहे दिल्ली सल्तनत हुआ, कारण यह था कि भारत की भौगोलिक विशालता और सांस्कृतिक विविधता इतनी है कि जो स्थानीय राज्य हैं या जो स्थानीय शासक वर्ग है वो बड़ी आसानी से और लगातार केंद्रीय सत्ता के खिलाफ बगावत कर देता था। ये लगातार हमने देखा। दूसरा, सामंतवाद की समस्या थी। पूर्व मध्यकाल में समस्या कई बार उभर कर आई। जो महासामंत थे, जो शक्तिशाली सामंत थे, वो अपने ही राजा को परास्त कर देते थे, हटा देते थे और खुद उनकी जगह ले लेते थे। तो ये बड़ा चैलेंजिंग था मध्यकालीन भारत में एक एम्पायर बनाना और एक लंबा चलने वाला एम्पायर बनाना, ठीक है। उसके अलावा 16वीं सदी के उत्तरार्ध में उन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया और 17वीं सदी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार कर लिया था। ऑटोमन, सफाविद, उज्बेक, ये जो हैं मुगलों के कंटेम्प्ररी हैं। मुगल भारतीय उपमहाद्वीप में शासन कर रहे थे, तो ऑटोमन तुर्की में और पूर्वी यूरोप में, सफाविद जो हैं जो आधुनिक ईरान है और थोड़ा बहुत इराक का क्षेत्र और थोड़ा बहुत मध्य एशिया के क्षेत्र, वहाँ पे उनका कब्जा था। जो बलूचिस्तान क्षेत्र है वो उनके अधीन था और कांधार को लेकर लगातार मुगलों से उनकी प्रतिस्पर्धा होती रहती थी। जो उज्बेक थे वो एक तरीके से मुगलों के रिश्तेदार भी थे और एक तरीके से घनघोर प्रतिद्वंदी भी थे। हम देखेंगे उसका क्या कनेक्शन है आगे। इन सभी से आप उनकी तुलना करते हैं और चाहे आप जिस भी आधार पर तुलना करें,
साम्राज्य के विस्तार के बारे में, साम्राज्य की मतलब कितना धनी था उस पे, साम्राज्य की सैन्य शक्ति के बारे में, साम्राज्य की गतिशीलता और सामाजिक शांति सौहार्द, आप किसी भी स्तर पे तुलना करेंगे तो आप मुगल सम्राट को या तो सबसे आगे ही पाएंगे या बराबर पाएंगे। आई मीन कालावधि में आप कह सकते हैं कि हाँ, ऑटोमन्स जो हैं वो थोड़े ज्यादा चले मुगलों से, लेकिन ऑटोमन्स के ज्यादा चलने का कारण ये था कि कई लंबे समय तक, आपको याद हो कि ऑटोमन्स को सिक मैन ऑफ यूरोप कहते थे, तो काफी लंबे समय तक वो सिर्फ इसलिए चल पाए कि उनको बाकी यूरोपीय शक्तियां जानबूझ के नहीं गिरा रही थी। तो ऐसे जो उनके साथ थे, जो उनके कंटेम्प्ररी थे, उन साम्राज्यों की तुलना में मुगल कहीं प्रभावी थे। उन्होंने प्रशासनिक ढांचे और सांस्कृतिक क्षेत्र में ऐसे संस्थानों का प्रचार किया जिनकी विरासत मुगल साम्राज्य के पतन के बाद भी कायम रही। मतलब उन्होंने जो परिवर्तन लाए, चाहे कोई स्थापत्य कला में कुछ नए एलिमेंट ऐड करना हो या कुछ प्रशासन में कुछ नए पद लाने हो, कैसे उन्होंने प्रांतीय प्रशासन को एक समरूपता प्रदान की, ऐसे कई सारे मुगलों के इन्वेंशन थे या उनके इनोवेशन थे, कुछ नवीनताएं थी, आगे भी चली। आपको सोच के थोड़ा या जान के थोड़ा थोड़ा आश्चर्य हो सकता है कि जब 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी का युद्ध जीता और फिर 64 में बक्सर का युद्ध जीतने के बाद जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई, उसमें उसने क्या किया कि बंगाल की दीवानी जो है वो मुगल शासक से, शाह आलम द्वितीय से लिखवा ली कि बंगाल का जो दीवान है वो कंपनी होगी और नवाब जो है वो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर देखेंगे। ये जो दीवान और सूबेदार का जो पद अलग अलग किया, ये दरअसल ओरिजिनली मुगलों ने किया था अपने प्रांतीय अधिकारियों पर नियंत्रण रखने के लिए। आपको याद हो कि इक्ता सिस्टम में एक बड़ी समस्या क्या थी कि इक्तादार का जो फाइनेंशियल, जो वित्तीय स्वायत्ता थी वो इतनी अधिक थी कि वो जैसे ही शक्तिशाली होता था बगावत कर देता था। तो इस समस्या से डील करने के लिए उन्होंने सूबेदार, जिसका काम था लॉ एंड ऑर्डर देखना, कानून व्यवस्था देखना, ठीक है, सैन्य सहायता करना मनसबदार की अगर उसे कोई दिक्कत आ रही है तो, और जो वित्तीय मंत्री था दीवान, उन दोनों को अलग रखा था। और वो दोनों एक दूसरे को, ऐसा भी नहीं है कि दीवान जो है वो मतलब रिपोर्ट करेगा सूबेदार को, नहीं, दीवान जो है वो केंद्रीय दीवान को रिपोर्ट करता था। तो ये दरअसल एक मुगलों ने व्यवस्था की थी प्रांतीय अधिकारियों पर नियंत्रण रखने के लिए। वैसे ही जब मुगलों के बाद जो जो क्षेत्रीय राज्य आए, चाहे वो उनसे लड़के बने हो या चाहे वो उन्हीं के विघटन से बने हो या चाहे उनका कभी कोई रिलेशन ना रहा हो मुगलों से, वो उन सभी ने किसी न किसी स्तर पर मुगल संस्कृति को, मुगल पहनावे को, मुगल खान पान को, मुगल तौर तरीकों को, मुगल सैन्य तकनीकियों को, मुगल प्रशासनिक तकनीकियों को अपनाया। तो क्या है कि इस तरीके से जो मुगलों का जो लेगेसी है वो उनके पतन के बाद भी चलता रहा है। और कला, वास्तुकला और समग्र संस्कृति में मुगल विरासत जो है, इसको हम एक एक करके चैप्टर वाइज देखेंगे क्या उनका लेगेसी है। मुगल बादशाह की वैधता अचूक थी। देखिए, कहीं आपको बादशाह पढ़ने मिलेगा, कहीं बादशाह पढ़ने मिलेगा। बात यहां पे यह है कि उनकी वैधता अचूक थी। मतलब बाबर से लेके 1857 में जब बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने हटाया मुगल साम्राज्य के सम्राट के पद से, कहा कि अब मुगल एम्पायर नहीं होगा, तब तक कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन एक चीज जो हमेशा निश्चित थी वो थी कि तिमुरिद वंश से ही कोई मुगल सम्राट बनेगा। चाहे कोई मनसबदार कितना शक्तिशाली हो, कितना प्रसिद्ध हो, कितने बड़े क्षेत्र पे उसका नियंत्रण हो, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि तिमुरिद वंश के बाहर से कोई बादशाह बन जाए। इसकी आप दिल्ली सल्तनत से तुलना कीजिए, उसमें यह था कि 4-5 तो वंश ही आ गए। विजयनगर सम्राट थे या विजयनगर साम्राज्य था, उसमें भी कुल मिला के 4 वंश थे, ठीक है, संगम वंश, अराविदु, सलुवा वंश, तलुवा वंश। ये तो क्या है कि ये आम चीज थी कि भाई एक साम्राज्य में एक वंश को किसी दूसरे वंश ने, उसके किसी इक्तादार ने या किसी नायकार ने हटा के खुद को राजा बना दिया या खुद सुल्तान बन गए। लेकिन ऐसा मुगलों में नहीं हुआ क्योंकि उनकी वैधता इतनी अचूक थी। और इसलिए आपको याद होगा कि जब 57 में क्रांति हुई तो सैनिकों का जो एक नेचुरल सिलेक्शन था वो उनका सीधे ध्यान गया कि भाई अगर कोई नेतृत्व कर पाएगा भारत का तो वो है मुगल बादशाह। इसलिए उन्होंने एक बूढ़े बहादुर शाह जफर को लगभग मजबूर किया फिर से लीड करने के लिए। और जो सिंबल है सॉवरेनिटी का, ठीक है, वो सॉवरेनिटी का सिंबल
में कंटिन्यूटी के लिए आज भी आप देखते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री दिल्ली में लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र को संबोधित करते हैं। तो जो सबसे आखिरी सत्ता थी, जो सही मायने में सॉवरेन थी इंडिया की, अब हम अंग्रेजों को तो नहीं मान सकते भारत की, या जो अब ये कॉलोनियल स्टेट था उसे तो नहीं मान सकते, एक सॉवरेन, एक ट्रू सॉवरेन पावर। ठीक है, इसलिए हम जो है, जो सबसे पिछला सॉवरेन पावर था, ठीक है, वो मुगलों का था। इसलिए उस कंटिन्यूटी को भी ये दर्शाता है कि आजाद भारत में जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने एक प्रथा के तौर पे लाल किले से संबोधन शुरू किया। अब सवाल आता है कि भाई मुगल थे कौन? तो मुगल खुद को मुगल कहना पसंद नहीं करते थे, वो अब खुद को तिमुरिद कहना पसंद करते थे। तिमुरिद मीन्स तिमूर या तैमरलेन या तैमूर के वंशज, तिमूर तैमूर जो आप कहना चाहें, तैमूर के वंशज, ये है तिमूर। ऐसा क्यों? दो कारण है। एक, मुगल कहलाना, मुगल शब्द जो है वो मंगोल शब्द से मिलता जुलता है, और जो मंगोल थे, चंगेज खान या उनके वंशज हो, या उनके बाद जो चार खानात बने थे, इनके साथ काफी खून खराबे का, काफी कड़वी यादें जुड़ी हुई थी मध्य एशिया के लोगों की। तो ये स्वयं को पसंद नहीं करते थे। जैसे कि एक जो एक खलीफा थे जो बगदाद, उन्हें एक खलीफा तक को मुगलों ने मार दिया था, तो सॉरी मंगोलों ने मार दिया था। तो जो मेमोरी है मंगोलों के साथ जुड़ी हुई, वो काफी बुरी यादें जुड़ी हुई थी, काफी कड़वी यादें जुड़ी हुई थी। तो अपने आप को मंगोल से नहीं जोड़ना चाहते थे, इसलिए वो मुगल शब्द पसंद नहीं करते थे। हालांकि वो तिमूर, अगर आप बाबर की बात करें तो उनके पिता की तरफ से वो तिमूर के वंशज थे, 5 जनरेशन, 5 वंश से, और माता की तरफ से वो मंगोलों के वंशज थे। लेकिन माता की तरफ से वो चंगेज खान से जो रिलेशन था वो बहुत दूर था, 25-30 जनरेशन पुराना। तो एक तो रिलेशन बहुत दूर था, दूसरा मंगोलों से जुड़ी हुई यादें बहुत कड़वी थी, तीसरी समस्या ये थी कि एक दूसरा का एक जनजातीय समाज था उज्बेकों का, जिन्होंने बाबर को खासा परेशान किया। बाबर का जो होमलैंड था, फरगना वैली जो है अभी आधुनिक उज्बेकिस्तान में है, ठीक है, वहां से उसे खदेड़ दिया। बाबर ने लगातार कई बार कोशिश की कि समरकंद, फरगना वैली, ये सब जगह हैं, उज्बेकों से जीती जाए, लेकिन वो नहीं जीत पाया। उज्बेकों ने कई तिमुरिद प्रिंसेस को, जो कई तिमूर राजकुमारों को मार दिया। यहां तक कि बाबर जो थे वो अंतिम तिमूर राजकुमार बचे हुए थे। तो एक जो है कि एक तरीके से आप मान लीजिए कि कजन्स थे उज्बेक उनके, जिनसे बहुत कड़वे रिश्ते थे। तो वो याद नहीं करना चाहते थे इस बात को कि जिनसे हमारी इतनी गहरी दुश्मनी है वो भी हमारे रिश्तेदार हैं। तो इन कारणों से, और शायद सबसे महत्वपूर्ण, तिमूर को लेके जो यादें थी, तैमूर को लेके जो, और उनका जो समरकंद पे आधारित जो साम्राज्य था, उसको लेके यादें बहुत, एक तरीके का जो नॉस्टैल्जिया होता है कि एक जो यादें हैं वो बहुत अच्छी यादें थी उस समाज की। तो क्या है कि वो, अब स्वाभाविक है कि अगर आपके खानदान में एक तरफ हीरो है और एक तरफ विलन है, तो आप, जो आपका विलन से जो रिश्ता है उसको आप छुपाने की कोशिश करोगे, और जो हीरो से रिश्ता है उसको आप दिखाने की कोशिश करोगे कि हाँ हम इनके वंशज हैं। तो बात उतनी ही है। इस पेंटिंग में एक्चुअली कमाल की बात है, ये पेंटिंग बनी थी औरंगजेब के टाइम में। औरंगजेब यहां पर है, ठीक है, और ठीक है, औरंगजेब आपको यहां दिखाई देंगे। आपको लगेगा कि इतने लंबे समय से कैसे तिमूर जिंदा है। दरअसल ये एक, और ये औरंगजेब है यहां पे, उनके सामने उनके पिता शाहजहां, जहांगीर, अकबर, हुमायूं, बाबर, भारत में मंगोल शासक के स्थापक। तो ये क्या दिखाता है कि औरंगजेब तक जो मुगल शासक थे, अपने आप को, वो उस मेमोरी को, उस याद को ताजा रखना चाहते थे कि हाँ हम तिमूर के वंशज हैं, इसलिए वो अपने आप को तिमुरिद कहते थे। वो मुगल कहलाना पसंद नहीं करते थे। ये जो मुगल सिक्का है ये उनके ऊपर बहुत बाद में चिपका दिया गया, अंग्रेजों के समय में जो आधुनिक इतिहासकारों ने उनका अध्ययन शुरू किया, ठीक है। तो ज्यादा समझ थी नहीं उनको मध्य एशिया के कबीलाई और जनजातीय समाज के बारे में, तो उन्होंने उनको मुगल कहना शुरू कर दिया, और वहीं से वो नाम चलता रहा। दरअसल हमारे लेक्चर में भी हम ज्यादातर मुगल नाम का ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। एक
तिमूर अपने आप को उनके लिए एक टाइटल था तिमूर के लिए, लॉर्ड ऑफ कंजंक्शन, मींस जब एक ऐसा व्यक्ति जो जो शुक्र और शनि और बृहस्पति के का जो कंजंक्शन होता है उस तिथि में पैदा हुआ व्यक्ति, यही टाइटल शाहजहां ने भी लिया था अपने लिए, अपने आप को वो भी सेकंड लॉर्ड ऑफ कंजंक्शन बोलते थे। तो ये क्या है, दिखाता है कि कैसे वो तिमूर से अपने आप को जोड़े रखना चाहते थे और लगातार शाहजहां के समय तक एक सपना था मुगल बादशाहों का कि जो अपना जो घर है, जो बाबर जहां से निकले थे, वो फरगना वैली है जो उज्बेकिस्तान में समरकंद फरगना वैली का क्षेत्र है, उस जगह को जीतना उनका एक ख्वाब था जो शाहजहां के समय तक कई सुल्तानों ने लगातार नजर बनाए रखी कि मध्य एशिया की राजनीति में क्या हो रहा है, कैसे प्रयास किया जाए उसे जीतने का। तो ये उनका जड़ है। अगर ब्रीफली देखा जाए तो बाबर थे अब आधुनिक उज्बेकिस्तान तुर्कमेनिस्तान क्षेत्र से, समरकंद फरगना वैली इस क्षेत्र से। एक वक्त आया कि उन्होंने बहुत ही कम उम्र में समरकंद और फरगना वैली दोनों जीत लिया, लेकिन उज्बेकों ने उन्हें वहां से खदेड़ दिया। उन्होंने ईरान के शाह की जो सफाविद थे उनकी सहायता से दोबारा जीतने का भी प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी। तो फिर वो वहां से चले और वो एकमात्र तिमूरिद प्रिंस बचे थे और उन्होंने काबुल पर अधिकार कर लिया। लेकिन काबुल में कुछ इनकम ठीक नहीं थी, मतलब ऐसे तो वो बड़ा ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन था क्योंकि वहां से जो है व्यापार मध्य एशिया और सेंट्रल पश्चिम एशिया और भारत का जो व्यापार मार्ग था वो वहां से गुजरता था। तो ऐसे तो बड़ा स्ट्रेटेजिक लोकेशन था, लेकिन छोटी जगह थी, इतनी आमदनी नहीं थी वहां से। तो वहां से वो एक समझ गए कि यहां से अगर मैं एक साम्राज्य निर्माण करना चाहता हूं तो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो उन्होंने क्या किया कि वहां से वो इवेंचुअली उनका ध्यान गया कि मैं भारत की तरफ बढ़ूंगा। और वैसे भी आपको शायद हमने बात की थी कि 1398 में तिमूर ने जब भारत पे आक्रमण किया था, करनाल में युद्ध हुआ था दिल्ली सल्तनत से उनका, और उन्होंने दिल्ली सल्तनत को हराया, दिल्ली तक आए। लेकिन दिल्ली को उन्होंने अपने साम्राज्य में मिलाया नहीं, उन्होंने पंजाब को अपने साम्राज्य में मिलाया था। बाद में तिमूर साम्राज्य का विघटन हुआ, पतन हुआ, तो ये बात क्या है कि उनका पंजाब पे से भी नियंत्रण चला गया। तो जब बाबर जो है वो काबुल आए, उन्होंने ये डिमांड की लोधी शासकों से, दिल्ली सुल्तान उस वक्त लोधी शासक थे, कि भाई ये जो पंजाब क्षेत्र है ये मेरे पूर्वज तिमूर ने जीता हुआ था और मैं एकमात्र वारिस बचा हुआ हूं, तो इस पे मेरा हक है, मुझे दे दो। स्वाभाविक है सामने वाला मना ही करेगा। तो फिर उनके बीच में युद्ध हुआ। ठीक है, इसको बाद में आते हैं इस पे। तो मुगल साम्राज्य की नींव रखी उन्होंने, पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया। इब्राहिम लोदी से कहा था भाई पंजाब दे दो, मेरे पूर्वज ने जीता था। उन्होंने कहा आओ लड़ लो, जीत लो, और जीत गए। खानवा में राणा सांगा को हराया, क्योंकि राणा सांगा उस वक्त एक त्रिकोणीय संघर्ष चल रहा था उस वक्त उत्तर भारत में, गुजरात सल्तनत के बीच में, राणा सांगा के बीच में मेवाड़ से, और लोदियों के बीच में, कि उत्तर भारत पे किसका कब्जा होगा। इसमें उन्होंने पहले इनको हराया, गुजरात थोड़ा दूर था तो पहले उन्होंने लोदी को हराया। इससे अफगान जो हैं वो सदा के लिए दुश्मन हो गए। दरअसल इन्होंने, बाबर ने इब्राहिम लोदी की माता का सम्मान करने की भी कोशिश की कि भाई आखिर है तो एक सुल्तान की माँ, लेकिन उन्हें खाने पे बुलाया गया। और इब्राहिम लोदी की ऐसी कहानी है, अभी कितना सच है पता नहीं, ऐसा कहा जाता है कि इब्राहिम लोदी की माँ ने बाबर को जहर देने की कोशिश की। हालांकि इस इतिहास पढ़ने के क्रम में इस चीज़ें सुनने में रोमांचक लगती हैं, लेकिन इसका किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कोई रिलेवेंस नहीं है इस बात का। फिर उन्होंने खानवा में राणा सांगा को हराया और चंदेरी में मालवा के राजपूतों को हराया। तो इससे क्या हुआ कि कम से कम उत्तर भारत में, इस क्षेत्र में, भाई दिल्ली आगरा क्षेत्र जीत लिया। ठीक है, उन्होंने यहां एकाध और युद्ध लड़े, जो उन्होंने अफगानों को हराया इस क्षेत्र में। उनका जो सबसे आखिरी महत्वपूर्ण युद्ध था वो घाघरा नदी के पास था, ताकि उन्होंने यहां तक मुंगेर तक के क्षेत्र पे कब्जा कर लिया, और काबुल से तो वो चले ही थे। उन्होंने पानीपत के युद्ध और काबुल पे अपने कब्जे के बीच में भी कुछ युद्ध लड़े थे, तो उनका साम्राज्य लगातार बढ़ रहा था और इवेंचुअली ये क्षेत्र उन्होंने जीता। ठीक है, बाबर द्वारा तोप का प्रभावी उपयोग किया गया पानीपत के युद्ध में, लेकिन
जो बारूद की प्रौद्योगिकी है वो 14वीं शताब्दी से ही भारत में प्रयोग में थी। तो ये कहना कि भारत जो है वो बारूद की तकनीकी इंडिया लेके आए थे, वो गलत हो जाएगा। ये मेरे ख्याल से 15 या 16 में एक क्वेश्चन था, ये उसमें 3 स्टेटमेंट दिए हुए थे कि बाबर के भारत पे आक्रमण के क्या प्रभाव हुए, जिसमें से एक स्टेटमेंट ये था कि बाबर भारत में गन पाउडर टेक्नोलॉजी, बारूद की टेक्नोलॉजी लेके आए, जो कि गलत था। उनकी मौत के बाद हुमायूं को गुजरात सल्तनत, ठीक है, इनसे बाबर की लड़ाई नहीं हो पाई थी क्योंकि खासा दूर थे। बिहार और जौनपुर के अफगानों और अपने भाइयों विशेष रूप से कामरान से संघर्ष करना पड़ा। फिर शेरशाह सूरी ने चौसा, और ये शेरशाह सूरी एक अफगान सरदार थे, इन्हें चौसा और कन्नौज में हराया, लेकिन वह संभवतः एकमात्र ऐसा राजा था जिसने अपना पूरा राज्य फिर से जीत लिया। देखिए, हुमायूं को लेकर जो मेमोरी है वो ये है कि भाई उनके पिता बहुत महान थे, उनके पुत्र बहुत महान हुए, लेकिन वो खुद कुछ खास नहीं कर पाए। दरअसल ये एक वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस के शिकार हुए। उनके प्रतिस्पर्धी बहुत ही, अभी जैसे कि मान लीजिए कोई क्रिकेट टीम है, बाहर से इंडिया खेलने आती है और बुरी तरीके से हारती है, तो कहते हैं कि देखो इस वक्त की जो इंडियन टीम है वो इतनी स्ट्रांग है कि क्या ही कोई कर सकता है। तो कुछ कुछ वैसा इनके केस में था कि इनके प्रतिस्पर्धी, खास करके शेरशाह सूरी जैसे व्यक्ति, वो इतने स्ट्रांग थे कि मतलब ज्यादा कुछ स्कोप था नहीं इनके पास। और सबसे बड़ी समस्या थी इनके खुद के भाई। हुमायूं के साथ, हालांकि हमें इस वक्त राजनीतिक इतिहास में ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, कई मौके आए कि उन्होंने महत्वपूर्ण जीत हासिल की, गुजरात जीत लिया था एक मौके पर, लेकिन उनके भाइयों की गलती से हाथ से निकल गया। जब उन्हें अपने भाई की सबसे ज्यादा सहायता थी, शेरशाह सूरी की सहायता की जरूरत थी, शेरशाह सूरी से लड़ते वक्त उन्होंने सहायता नहीं की उस वक्त। और बाद में जब वो भागे ईरान की तरफ जाने लगे तो भी उन्हें खदेड़ते रहे उनके भाई। तो हुमायूं कई तरीके से, मतलब इतिहासकार उनके चरित्र में कमियां खोजते हैं, कुछ कमियां थी भी, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी समस्या थी कि उनका जो प्रतिद्वंदी था वो कहीं बेहतर था उनसे, शेरशाह सूरी। दूसरा, उनके भाई लगातार उनकी मतलब समस्याएं बढ़ाते रहते थे। कहा जाता है कि बाबर ने मरते वक्त हुमायूं से कहा था कि देखो, अपने भाइयों के साथ साम्राज्य का बंटवारा मत करना, लेकिन उनके साथ निर्दयी मत होना, उन्हें उनके साथ दयालु रहना, नम्रता से पेश आना। इसके चक्कर में हुमायूं बार बार अपने भाइयों को दंड नहीं देते थे, जबकि उनके भाइयों ने दंड देने वाले पूरे काम किए। लेकिन कुछ भी हो, जब शेरशाह सूरी की मौत हुई और सूरवंश कमजोर हो गया तो हुमायूं वापस भारत आए और उन्होंने जितना खोया था उतना तो उन्होंने वापस जीत ही लिया। और उसके तुरंत बाद उनकी जो लाइब्रेरी थी पुराना किला क्षेत्र में, वहां के सीढ़ियों से गिर के उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद अकबर दिल्ली आगरा क्षेत्र से शुरू करके साम्राज्य निर्माण करते हैं। अकबर जब सम्राट बने तब मात्र 13 साल के थे, ठीक है। उनके शासन काल को 3 अवधियों में विभाजित किया जा सकता है। पहले काल में अकबर बैरम खां और दूसरे घरेलू सदस्यों के प्रभाव से स्वतंत्र हुए। बैरम खां, और आपने तो खैर अब मूवी देखी ली होगी कई लोगों ने, आपको याद होगा महामंगा और कई उनके परिवारजन थे जो लगातार उन पर प्रभाव बनाए रखते थे, उनकी नीतियों को अंडरमाइन करते थे कई बार। उसके बाद उन्होंने मालवा और गोंडवाना राज्य, इन दोनों पे, देखिए यहां एक ब्रीफली पॉइंट किया जाए कि बिहार और जौनपुर में अफगान कहां से आ गए। इन अफगानों से बाद में अकबर को भी दिक्कत हुई और अफगानों से रिश्ते बहुत बाद में जाके ठीक हुए, लेकिन वो भी बहुत ही छोटे अंतराल के लिए। आपको याद होगा तो हमने पिछली क्लास में बात की थी कि लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी ने अफगानों से अपील की थी। उन्हें पता था कि मेरा जो यहाँ सपोर्ट बेस है वो बहुत कम है, अफगान यहाँ बहुत कम है, तो मैं किसी पे ज्यादा भरोसा कर नहीं सकता। तो उन्होंने अपील की कि हिंदुस्तान की दौलत हम सबकी और बादशाहत मेरी। तो अब्बास खान सरवानी, जिन्होंने इतिहास लिखा अफगान शासकों का भारत में, तारीख शेरशाही, उसमें उन्होंने कहा है कि ये अपील सुन के जो बहलोल लोधी का घर था, जो उनका जो घरेलू प्रांत था, वहां से बड़ी मात्रा में जो लोकस्ट बोलते हैं, टिड्डियों की तरह झुंड में लोग यहाँ आए। अब ये एक अतिशयोक्ति है, स्वाभाविक है, लेकिन एक अपने पॉइंट को इम्फेसिस करने के लिए इतिहासकार कहते हैं कि उस समय बहुत बड़ी मात्रा में अफगान सैनिक, कमांडर, व्यापारी, प्रशासक, ये जो हैं भारत आए
और उन्हें उत्तर भारत के अलग अलग इलाकों में जहां लोधी वंश का कंट्रोल था, खास करके बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश, जौनपुर वगैरह का क्षेत्र है, वहां जागीरें और इक्ता देके बसाया गया। तो वो क्या है कि एक नए राजनीतिक समूह के तौर पे उभरे। तो जब लोदियों को बाबर ने हराया, तो इसलिए अफगानों को एक एक तरीके से उनके रेपुटेशन पे था कि भाई एक अफगान सल्तनत को हटाया है इन्होंने। तो लगातार उन्होंने प्रतिस्पर्धा की, हारते थे, बिखर जाते थे। फिर कोई अगर एक चमत्कारी व्यक्ति आ जाए जिसको लेके काफी मास अपील को, कोई कैरिस्मेटिक व्यक्ति आ जाए जैसे कि शेरशाह सूरी हो, तो फिर से उसके आसपास एकत्र हो जाते थे, फिर युद्ध करते थे। तो वैसे ही ये अफगान और जौनपुर क्षेत्र से उन्होंने बराबर मुकाबला दिया मुगलों को काफी लंबे समय तक। अकबर ने क्या किया, देखिए मालवा और गोंडवाना कहाँ है, मालवा ये रहा और गोंडवाना ये क्षेत्र है, ठीक है। ये आगरा मथुरा क्षेत्र के जो उनका केंद्र था उसके सीधे दक्षिण में और पास में था। यहाँ से क्या है, उनको हाथी और कई सारे रिसोर्सेज जो हैं वो मिल सकते थे। और मालवा आपको चाहे दक्षिण जाना हो, गुजरात जाना हो, लगातार उस रास्ते पे तो बढ़ता ही है। अफगानों के खिलाफ सैन्य अभियान हुए। सौतेले भाई मिर्जा हाकिम जो काबुल पे उन्हें काबुल का भाग दिया गया था कि भाई लो आप काबुल पे शासन कीजिए, ठीक है। और उज्बेकों के विद्रोह को दबाया। उज्बेक कौन थे, हालांकि अभी हमने कुछ देर पहले बात की थी कि उज्बेकों ने खासा परेशान किया था मतलब बाबर को, लेकिन फिर भी कुछ कुछ उज्बेक भी थे जो मुगल शासकों के साथ अमीर वर्ग के भाग थे। और वो मतलब एक शब्द जो है अभिजात वर्ग या अमीर, इसका एक ही मतलब है। हालांकि अमीर जो है उसका एक सैन्य अर्थ में मतलब होता है कि अगर आपके पास एक सर्टेन नंबर से ज्यादा सैनिक हैं, घुड़सवार हैं, तो आपको अमीर कहा जाएगा। और इसका बहुवचन है उमरा। एक वर्ग है एक तरीके से, एक किसी एक। तो जो उज्बेक थे ये भी मतलब मुगल अभिजात वर्ग के भाग थे। हालांकि ये उतने तिमूर या आप उनको तुरानी कहें तो उतने तुरानी अभिजात वर्ग जितने महत्वपूर्ण ना हो, लेकिन इनका भी खासा महत्व था मुगल प्रशासन में। के विद्रोह को दबाया। सन 1568 में चित्तौड़ के सिसोदिया राज्य को जीत लिया और 59 में रणथंभौर को। अब चित्तौड़ यहां है और रणथंभौर यहां है। पहले इन्होंने मालवा जीता, लेकिन अगर गुजरात आपको सीधे जाना है, अजमेर तो पहले से ही भाग था इनके शासन का, ठीक है। गुजरात जाना है तो यहां से आपको सीधे जाना है, तो इसलिए उन्होंने इन क्षेत्रों पे जीता। चित्तौड़ के सिसोदिया वंश के महाराणा प्रताप, आपको याद हो कि इनके बीच का जो संघर्ष है वो काफी राजनीतिक तौर पे कहें या सामाजिक तौर पे कहें काफी ज्वलंत मुद्दा रहता है। फिर 70 से 85 के बीच में गुजरात, बिहार, बंगाल, उड़ीसा ये क्षेत्र जीते। मिर्जा हाकिम के समर्थन में फिर एक विद्रोह हुआ जिसने इन अभियानों में दिक्कतें ला दी। अब देखिए, पहले उन्होंने पास पास के क्षेत्र जीते और फिर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। एक्चुअली ये कॉमन सेंसिकल है कि पहले आप पास के क्षेत्र जीतेंगे तो ही दूर के क्षेत्रों पे जाएंगे। और आपको ये क्रम बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है कि पहले किस क्षेत्र को जीता, उसका क्या कारण था, बाद में किस क्षेत्र को जीता। ये बस थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं उसकी। और जो तीसरा था, अब अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ, उत्तर पश्चिम में अभियान चलाए गए, सुदूर उत्तर पश्चिम। मिर्जा हाकिम की मृत्यु के बाद काबुल को आसानी से मिला लिया, ठीक है। दरअसल उन्होंने मिर्जा हाकिम को हरा तो दिया था, लेकिन चूंकि वो था रिश्तेदार, तो अभी अकबर की खासियत थी कि भाई वो जहां उन्हें दया दिखाने की जरूरत पड़ती थी वो वहां दया दिखाते थे। उन्हें लगा कि नहीं, इसे मार दूंगा और इसके पूरी तरीके से मिला लूंगा तो हो सकता है मेरे खिलाफ और विद्रोह हो। तो इसे मारते नहीं है, इसे काबुल में रहने देते हैं, बस नजर रखते हैं इसके ऊपर कि ये दोबारा कोई प्रॉब्लम खड़ी ना करे। और जब वो मर गए तो शांति से काबुल को उन्होंने अपने साम्राज्य में मिला लिया। कश्मीर विजय इसी काल में हुई। दक्कन में अभियान शुरू हुए और बेरार खानदेश और अहमदनगर के कुछ हिस्से जीत लिए। देखिए, ये दो पूरे तरीके से जीते गए, लेकिन अहमदनगर जो है उसके कुछ भागों को ही जीता गया, ये जानना जरूरी है। कंधार भी सफाविद शाह से जीत लिया। देखिए, कांधार और काबुल जो दो जगह थी, काबुल यहां और कांधार यहां, आपको अगर पश्चिम एशिया से व्यापार रिश्ते बना के रखने हैं या उसे लाभ उठाना है तो कांधार महत्वपूर्ण है, और मध्य एशिया के लिए काबुल महत्वपूर्ण है। इसलिए इन दो जगहों को जीतना मुगलों के लिए जरूरी था।
अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में अकबर राजकुमार सलीम, जो कि भावी सम्राट जहांगीर थे, उनके विद्रोह से परेशान रहे थे। देखिए, अहमदनगर को पूरी तरीके से जो है हराया गया शाहजहां के काल में, और उसकी कहानी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, जब अकबर की बारी आएगी तब हम देखेंगे। यहाँ पे हमने काबुल और कांधार की बात की, ठीक है। हमें देखिए क्रम याद करने की जरूरत नहीं है कि पहले किसे जीता, या ऐसा कभी नहीं आएगा कि इस कथन सही है कि नहीं कि बाबर ने या अकबर ने पहले बंगाल जीता या पहले गुजरात जीता। नहीं, ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आता है। ये बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है कि बंगाल सन 1574 में जीता, या पटना सन 1573 में जीता, या गुजरात 1575 में जीता। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये क्रम भी नहीं याद करना है कि पहले क्या जीता बाद में क्या जीता। बस ये एक समझने के लिए है। हमें समझना ये है कि अकबर ने जो एक छोटे क्षेत्र से शुरुआत की, दिल्ली आगरा के क्षेत्र से शुरुआत की, लगातार उनका जो सौतेला भाई था चैलेंज देता था। काबुल एक तरीके से देखा जाए तो उत्तर पश्चिम भी ज्यादा हाथ में था नहीं, क्योंकि वो काबुल और उसके आसपास के क्षेत्र पे प्रभाव था मिर्जा हाकिम का। तो अकबर ने एक तरीके से देखा जाए कि लगभग जीरो से एक छोटा सा प्रांत उनके हाथ में था, वहां से उन्होंने पूरा साम्राज्य बनाया। हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर जो थोड़ा बहुत एडिशन हुआ ये गोलकोंडा और बीजापुर का, वो सीधे फिर औरंगजेब के समय में हुआ। हालांकि ये एडिशन भी कितना लाभदायक था, ये थोड़ा इस पे विवाद तो किया ही जा सकता है। उसके बाद जहांगीर का काल, मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की अधीनस्थता स्वीकार कर ली। क्या था कि जब मेवाड़ चित्तौड़गढ़ जीत लिया, लेकिन मेवाड़ ने हार तो मानी नहीं थी। थोड़े समय तक छापामार युद्ध चलता रहा, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, कुछ समय बाद महाराणा प्रताप की मृत्यु भी हुई। लेकिन उन्होंने मुगलों को अपना स्वामी नहीं माना, मुगल मनसबदारी का भाग नहीं बनना चाहते थे। ये बाद में जब अकबर चल बसे, महाराणा प्रताप चल बसे, तो दोनों के पुत्रों ने जो है एक समझौता किया। सिखों, अहोमों और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए गए जो उतने सफल नहीं रहे। सिखों से यहां से रिश्ते खराब होने शुरू हुए मुगल बादशाहों के। ये तो जन सामान्य जानते ही हैं कि जो स्वर्ण मंदिर है वो बनाने के लिए बनने में अकबर का एक भी रोल था। ऐसा माना जाता है कि वो जो जमीन थी वो जो अलॉट की थी वो अकबर के द्वारा की गई थी। लेकिन तब तक रिश्ते भी ठीक थे। लेकिन जहांगीर के समय से चूंकि सिखों का एक राजनीतिक तरीके से उद्भव हो रहा था, तो एक तरीके से मुगल बादशाहों को भी चुनौती मिल रही थी उससे, तो वहां से जो रिश्ते खराब होने शुरू हुए। अहोम ये जो है पूर्व मध्य काल में और मध्य काल में बर्मा के क्षेत्र से आए थे, और ब्रह्मपुत्र वैली में जैसे ही देश के बाकी हिस्सों में है कि जो कुलीन वंश है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जा रहा है और वहां अपनी राजनीतिक जड़ें जमा रहा है, वैसे ही अहोम भी कहीं बर्मा वगैरह के क्षेत्र से आए। ब्रह्मपुत्र घाटी में उन्होंने अपना जो नदी का आसाम में अभी जो आएगा वहां अपनी राजनीतिक जड़ें जमाई, और वहां पे वो शासन कर रहे थे कुछ समय से। भक्तिवाद के तहत उनका भी जो है एक हिंदू धर्म में जो एक जाति व्यवस्था के तहत उनका भी समावेश हो गया था तब तक। तो अहोमों के खिलाफ युद्ध हुआ। अब स्वाभाविक है, यहां देखिए, अब जब आप बंगाल पटना जीत लेंगे तभी आप इस तरफ आएंगे, जो अहोम आपको यहां मिलेंगे, ठीक है। तो लेकिन क्या है कि ये क्षेत्र इतना दूर है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन, नदियों का, इतने नदियां हैं कि बाढ़ वगैरह है, नदियों का लगातार रास्ता बदलता रहता है, तो इतने दूर दराज के क्षेत्र पे नियंत्रण रखना बहुत मुश्किल है। इसलिए जो अभियान भी हुए वो खासा सफल नहीं हुए। और अहमदनगर जो कि पूरी तरीके से नहीं जीता गया था, तो जो बचे हुए अहमदनगर के जो अभिजात वर्ग होगा, या जो वहां के सैन्य कमांडर होंगे, जो राजा होंगे, सुल्तान होंगे, उन्होंने फिर एक तरीके से फाइट बैक शुरू किया अपने राज्य की स्वतंत्रता को बचाए रखने के लिए। भविष्य के सम्राट शाहजहां, रानी की राजकुमार खुर्रम ने अपने शासन के अंतिम वर्षों में विद्रोह कर दिया अपने मन में, मतलब यहाँ जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में भविष्य के सम्राट शाहजहां ने विद्रोह कर दिया। और इनका विद्रोह खासा लंबा चला, खासा परेशानियां भी हुई इसमें बादशाह को। नूरजहां जो जहांगीर की पत्नी थी, उन्होंने शाहजहां को जहां शाहजहां की मां नहीं थी, सौतेली मां थी। शाहजहां की मां भी एक राजपूत थी। दोनों, जहांगीर और शाहजहां की मां राजपूत थी, को हाशिए पर रखने का प्रयास किया, लेकिन वो असफल रही।
आखिरकार शाहजहां बादशाह बने। देखिए, मलिक अंबर एक ऐसे व्यक्ति हैं, हालांकि इन्हें इस 7वीं कक्षा के इतिहास में नहीं दिया गया है इनके बारे में, लेकिन ये भारत के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। एक कुछ समय पहले एक बुक आई थी अवतरण, जिसमें भारत के इतिहास के मतलब गौतम बुद्ध के समय से लेकर आज तक के 50 प्रमुख व्यक्तियों की जीवनी थोड़ी मात्रा में दी हुई है। उसमें मलिक अंबर का भी नाम है। मलिक अंबर, आपको सुन के शायद आश्चर्य हो, वो अफ्रीकी मूल के थे। अभी जो आधुनिक इथियोपिया देश है उस क्षेत्र से थे। छोटे थे तभी उन्हें दास बनाकर बेच दिया गया, अपने माता पिता से वहीं अलग हो गए। पश्चिम एशिया होते होते भारत आए। भारत में अहमदनगर सल्तनत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद तक पहुंचे, पेशवा बने, ठीक है, वहां के। फिर ये हुआ कि अहमदनगर से मुगलों की प्रतिस्पर्धा शुरू हुई। अकबर ने थोड़ा बहुत जीत लिया था, अहमदनगर का भाग पूरा नहीं जीत पाए थे। तो इनके सामने चुनौती थी कि कैसे, अब देखिए, एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति अपनी महत्वाकांक्षा का तो ख्याल रखेगा ही, तो कैसे अपने राजनीतिक करियर को आगे बढ़ाया जाए, कैसे अपनी सत्ता बढ़ाई जाए, कैसे अहमदनगर राज्य को बचाया जाए, कैसे मुगलों का मुकाबला किया जाए, कैसे बाकी सल्तनत जो बीजापुर और गोलकोंडा थी उन्हें कैसे अपने पक्ष में रखा जाए, कैसे उभरते हुए मराठा समाज के सहायता से युद्ध लड़ा जाए। ऐसे ही मतलब मलिक अंबर का भी जो जीवन है वो काफी रोचक है। मतलब जो भारतीय इतिहास में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, मलिक अंबर हैं, शेरशाह सूरी हैं, ऐसे व्यक्तियों के बारे में आप फिल्में बना सकते हैं। ये बहुत ही रोचक जीवन है इन लोगों का। इनके समय में छापामार युद्ध की शुरुआत हुई और इन्होंने मराठा सरदारों को बड़ी मात्रा में अपनी सेना में शामिल किया। मराठा सरदार उस समय जो है, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो मराठा सैन्य पद्धति में जो छापामार पद्धति को जोड़ा गया, जो मराठा सैन्य कला थी उसमें छापामार पद्धति जो बहुत लंबे समय तक एक उसका प्रमुख पार्ट थी, एक बहुत प्रमुख भाग थी, ये मलिक अंबर के द्वारा हुआ था। ठीक है, उन्होंने ही मतलब इसको उस क्षेत्र में इंट्रोड्यूस किया था, छापामार पद्धति। क्योंकि स्वाभाविक है, जो मुगल सेना है इतनी बड़ी है, उनका तोप खाना इतना ताकतवर है, तो उनसे आप सीधे आमने सामने लड़ नहीं सकते। आपको जो गुरिल्ला अटैक करते हैं, आप सरप्राइज अटैक करेंगे छोटे छोटे, बड़ी सेना के छोटे छोटे भागों के ऊपर। ठीक है, एक सेना है, अगर वो कूच कर रही है तो मीलों लंबी उसकी कूच है, तो सेना में कर पीछे की तरफ से अटैक करेंगे, थोड़ा उसमें मतलब केओस होगा, आप उतने में फिर कहीं और हमला कर देंगे, तुरंत हमला करके भाग जाएंगे। तो ये क्या है कि एक कमजोर सेना एक अपने से कहीं बड़ी ताकतवर सेना से लड़ने के लिए एक गतिशील तरीके से युद्ध करती है, जिसे आप छापामार पद्धति कहते हैं। उनके बाद शाहजहां दक्कन में मुगल अभियान जारी रखा गया। अफगान अमीर खान जहां लोदी ने असफल विद्रोह किया। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है अभी के दृष्टिकोण से। अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए गए, बुंदेलों को हराया गया और ओरछा जीत लिया गया। ये भी उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अभी के लिए। उत्तर पश्चिम में उज्बेकों से बल्ख को जीतने का अभियान असफल रहा। देखिए, हमने बात की थी कि मुगल बादशाह लगातार चाहते थे कि कैसे करके भी मध्य एशिया को खास करके समरकंद फरगना जो क्षेत्र है उसे अपने क्षेत्र में मिलाया जाए। काबुल तक पहुंच ही गए थे, बस उसके बाद ही आप अगर जो पहाड़ियां हैं, हिंदू कुश पहाड़ियां हैं, उसके उस तरफ जो मध्य एशिया शुरू हो जाता है। तो एक लगातार सपना था कि उस क्षेत्र को जीता जाए, लेकिन वो एक कोशिश भी की गई, लेकिन वो असफल रहा। और तो और जो कंधार है वो भी जो अकबर ने जीता था, सफाविद ईरान के जो शाह हैं उनसे, वो भी शाहजहां के समय में चला गया। और फिर एक दो बार कोशिश भी की गई जीतने की, लेकिन फिर वो नहीं जीत पाए। 1632 में अहमदनगर को पूर्ण रूप से परास्त कर दिया गया और बीजापुर से शांति समझौता हुआ। देखिए, अहमदनगर जो है वो यहां पर है। शाहजहां के समय में इसे पूर्ण रूप से परास्त तो किया गया और मुगल साम्राज्य ने उसके एक बहुत बड़े भूभाग पे कब्जा भी कर लिया, लेकिन उसका एक तिहाई जो है वो बीजापुर को दिया गया। बीजापुर गोलकोंडा के बीच में समझौता कराया गया और यह कहा गया कि देखिए, आप दोनों एक दूसरे से मत लड़िए, हमसे मत लड़िए, दक्षिण की तरफ प्रसार कीजिए। तब तक आपको याद होगा विजयनगर साम्राज्य का अंत हो चुका था, कई छोटे छोटे नायकार स्टेट्स कहते थे वो बचे हुए थे। तो इन्हें कहा कि आप दक्षिण की तरफ प्रसार कीजिए। आप दोनों के बीच जो है अगर किसी बात को विवाद होगा, किसी मुद्दे पे विवाद होगा, तो मुगल सम्राटों से सुलझाएंगे।
तो ये समझौता हुआ था इनके बीच में। बात यही थी कि मुगल सम्राटों को लगातार दिक्कत आ रही थी कि भाई अहमदनगर के फोर्सेस, बीजापुर, गोलकोंडा, इनकी सभी सेनाएं साथ में आ जाती थी, तो दिक्कत होती थी। तो नहीं लगा कि चलो एक फूट डाली जाए इनके बीच में, कहा कि चलो अहमदनगर का एक भाग आपको दे देते हैं, और आपको अगर अपना सैन्य प्रसार करना है, आपको मिलिट्री कैंपेन करने हैं, तो आप दक्षिण की तरफ कीजिए। इस मुद्दे पर जो है बीजापुर से रिश्ते सुधारे गए, लेकिन वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं चला। देखिए, दरअसल होता क्या है कि हम जब मुगल इतिहास को पढ़ते हैं तो मुगल सम्राटों की 3 नीतियां, धार्मिक नीतियां, उनकी दक्कन नीति और उनकी राजपूत नीति, तीनों को अलग अलग करके पढ़ते हैं और इसमें देखते हैं कि हर अगले बादशाह ने उसमें क्या नया कदम उठाया। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो ये दक्कन नीति में पढ़ते हैं कि अकबर की दक्कन नीति, शाहजहां की दक्कन नीति, औरंगजेब की दक्कन नीति। तो इसमें एक पॉइंट को अक्रॉस जनरेशन ट्रेस किया जाता है। यहां पे हम क्या है कि एक मतलब बादशाह के दृष्टिकोण से देख रहे हैं, इसलिए चीजें थोड़ी बट गई हैं यहां पे। फिर शाहजहां के अंतकाल में औरंगजेब बनाम दारा शिकोह इनके प्रिय पुत्र थे। शाहजहां चाहते थे कि ये बादशाह बने, औरंगजेब महत्वाकांक्षी थे, और एक तरीके से देखा जाए तो सैन्य शक्ति की बात की जाए, अगर एक मिलिट्री जनरल के तरीके से बात की जाए, तो वो इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो औरंगजेब दारा शिकोह से ज्यादा काबिल तो थे ही। इसलिए उन्होंने बाकी भाइयों को 4 बड़े समझदारी से अपने साथ मिलाया। दारा शिकोह को एक नहीं 2 बार हराया, सामूगढ़, धर्मत, 2 जगहों पर। और इवेंचुअली दारा शिकोह को मतलब पकड़ लिया, उन्हें मार दिया। जिन 2 भाइयों ने औरंगजेब का साथ दिया था उन्हें भी मार दिया, और पिताजी को बंदी बना लिया। ये थोड़ा यूनिक था, क्योंकि पहले बादशाह की मौत के बाद ही अगला बादशाह बनता था। इस बार वो बादशाह बने और शाहजहां को बंदी बना लिया, और उनका बाकी जीवन कैद में बीता। लेकिन औरंगजेब आगरा तभी गए जब शाहजहां की मौत हो चुकी थी, तब तक वो दिल्ली से राज करते थे। वहीं उनका राज्याभिषेक तब हुआ जब आगरा गए तब, लेकिन जो सत्ता थी वो इफेक्टिवली औरंगजेब के हाथ लग चुकी थी। औरंगजेब के काल में अहोमों को हराया, लेकिन उन्होंने फिर से विद्रोह कर दिया। स्वाभाविक है, इतना दूर दराज का क्षेत्र है, लगातार पकड़ बनाए रखना मुश्किल होगा। यूसुफजाई और सिखों के खिलाफ अभियान में अस्थायी सफलता मिली। ये यूसुफजाई कौन है? आपने एक नाम सुना होगा, मलाला यूसुफजाई, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता है। ये पाकिस्तान में जो अभी खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र है, उस क्षेत्र में, और अफगानिस्तान का जो सीमांत प्रदेश है, वहाँ जो कई पठान कबीले रहते हैं, उसमें से यूसुफजाई भी एक पठान कबीला है, जो उस समय भी ताकतवर थे और आज के समय में भी उनका महत्व तो है ही। तो ये चूंकि काबुल के रास्ते में थे, तो इस क्षेत्र पे नियंत्रण बनाए रखना बड़ा जरूरी था। तो लेकिन ये जो कबीले थे, पठान कबीले, वो लगातार विद्रोह करते रहते थे और काफी दिक्कतें भी आती थी उनकी वजह से। मारवाड़ के राठौड़ राजपूतों के उत्तराधिकार के मुद्दे पर आंतरिक राजनीति में मुगल हस्तक्षेप ने राजपूत विद्रोह को जन्म दिया। देखिए, इस पॉइंट को लाल इसलिए किया गया है कि काफी समय तक इतिहासकार औरंगजेब को अकेले मुगल साम्राज्य के पतन का कारण मानते थे। खास करके उनकी कुछ नीतियों को, उनकी धार्मिक नीति को, उनकी मराठा नीति को और उनकी राजपूत नीति को। क्या बताया गया कि भाई औरंगजेब ने बिना सोचे समझे हड़बड़ाहट में मारवाड़ के राठौड़ राजपूतों की, जो जोधपुर क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, मारवाड़ क्षेत्र जो है जोधपुर राजधानी है उसकी, मारवाड़ राज्य के राठौड़ राजपूतों के उत्तराधिकार के आंतरिक मुद्दे में इन्होंने हस्तक्षेप किया। ठीक है, इससे क्या हुआ कि मारवाड़ को मेवाड़ का समर्थन मिला और एक राजपूत विद्रोह शुरू हुआ। इससे मतलब जो है गुजरात और अन्य मालवा की तरफ जाने का रास्ता खराब हुआ, व्यापार में दिक्कतें आई वगैरह वगैरह। तो इसे काफी लंबे समय तक एक कारण माना गया कि औरंगजेब की इस लैक ऑफ फोरसाइट की आप बात कहें कि मतलब उन्होंने एक परिपक्वता नहीं दिखाई, एक राजनीतिक परिपक्वता नहीं दिखाई, तो उन्हें कारण माना जाता था। इसलिए यहाँ पे इसको रेड में दिखाया गया है। हालांकि जो आधुनिक इतिहासकार हैं उन्होंने साबित कर दिया है कि देखिए, हालांकि 2 राजपूत राज्यों ने विद्रोह किया,
लेकिन जो बाकी राजपूत राज्य थे, बूंदी के, कोटा के, जैसलमेर के, और ये जो कछवाहा थे, भाटी थे, ये सब फिर भी इनका समर्थन तब भी औरंगजेब को था ही, मुगल साम्राज्य को था ही। मात्र दो राज्यों ने, दो घरानों ने विद्रोह किया, उसमें भी मतलब सभी उनका जो वंश है, जो कुल है, उसमें सभी ने विद्रोह नहीं किया। कई लोग तब भी मुगलों के साथ थे और बहुत ही जल्द ये जो युद्ध था, ये जो दिक्कत थी, इसमें बहुत ही जल्द समझौते भी हो गए थे। तो ये इतना महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है। मराठा सरदार शिवाजी के खिलाफ अभियान शुरू में सफल रहे, लेकिन शिवाजी ने भी स्वयं को अंततः राजा घोषित कर दिया। अभी आपने शायद कई लोगों ने हाल में जो मूवी आई थी तानाजी, वो देखी होगी। उसमें बताया गया है कि औरंगजेब ने मिर्जा राजा जयसिंह को भेजा। उन्होंने लगातार एक के बाद एक किले जीते शिवाजी से। अंत में उनके बीच और शिवाजी के बीच में समझौता हुआ। उन्होंने कहा कि आप आगरा आइए, बादशाह से मिलिए, एक दूरगामी समझौता कीजिए। लेकिन कई कारणों से मतलब शिवाजी को लगा कि उनका अपमान किया गया है। दरअसल औरंगजेब उन्हें भूइयां कहते थे, मीन्स एक मामूली जमींदार। तो वो क्या है, वो फिर से दिखाता है कि औरंगजेब ऐसे मतलब ये नहीं समझ पाए कि मुझे किस व्यक्ति को इज्जत देनी चाहिए। ठीक है, वो तो क्या हुआ कि उन दोनों की बात नहीं बन पाई। शिवाजी को उन्होंने कैद कर लिया। शिवाजी बहुत ही मतलब बहादुरी भरे तरीके से वहां से निकल गए। वो तो खैर दंत कथाओं में जो मतलब जो काफी प्रचलित कहानियां हैं, वहां से निकले, वापस आए। उन्होंने फिर अपने सैन्य अभियान शुरू किए और उन्होंने अंत में अपना राज्याभिषेक किया, अपने आप को छत्रपति घोषित किया। प्रिंस अकबर के विद्रोह के बाद, ये प्रिंस अकबर पिछले वाले अकबर नहीं है, ये इनके अकबर तो एक टाइटल है ना, अकबर का तो ओरिजिनल नाम जलालुद्दीन था। तो वैसे ही इन्होंने भी अपने एक पुत्र का जो टाइटल था वो अकबर रखा होगा। उन्होंने विद्रोह किया। औरंगजेब ने दक्कन सुल्तानों के खिलाफ सेनाएं भेजी। बीजापुर को 85 में और गोलकोंडा को 87 में कब्जा कर लिया गया। दरअसल ये थोड़ा इन्होंने सिंप्लीफाई किया है। दरअसल हुआ यह था कि औरंगजेब ने काफी समय तक कोशिश की कि बीजापुर और गोलकोंडा ये दोनों सहायता करें मराठों से निपटने में, मराठा सरदारों से निपटने में। लेकिन बीजापुर और गोलकोंडा को लगता था कि मराठों के बाद हमारा ही नंबर है, पहले मराठों को हरा देंगे, उन्हें परास्त कर देंगे, पूरा अहमदनगर जो कोंकण का क्षेत्र है उस पर पूरे तरीके से अपना नियंत्रण कर लेंगे, फिर हम पे चढ़ाई कर देंगे। क्योंकि अहमदनगर के मुद्दे पे ऑलरेडी एक बार पहले एक रिश्ते बहुत ज़्यादा खराब हो चुके थे मुगलों के बीच में और दक्कन सल्तनतों के बीच में। तो उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया, उन्होंने मतलब काफ़ी दिक्कतें की। तो औरंगजेब को लगा ठीक है, पहले मैं इन दोनों को मिलाऊंगा अपने राज्य में, फिर मराठों से डील करूंगा। और उन्होंने ऐसा ही किया। 85 में बीजापुर को हराया, 87 में गोलकोंडा को। और फिर उसके बाद ऐसे कई इतिहासकार मानते हैं कि गोलकोंडा को हराने के बाद अकबर को वापस चले जाना चाहिए था आगरा। और जो छोटी छोटी चीजें हैं, अगर तभी कई सारे छोटे छोटे दल बचे हुए थे जो लड़ रहे थे, जिनके पास कई किले थे, ठीक है, अकबर को चले जाना चाहिए था और अपने काबिल ये कमांडरों के हाथ में काम छोड़ देना चाहिए था। लेकिन अकबर, सॉरी माय मिस्टेक, अकबर नहीं, औरंगजेब को वापस चले जाना चाहिए था। और लेकिन दिक्कत यह हुई कि औरंगजेब के साथ एक समस्या थी कि वो सारी चीजें खुद करना चाहते थे। देखिए, एक समझदार शासक वो होता है जो जाने कि कौन सा काम मुझे खुद करना है और कौन सा अपने भरोसेमंद अफसरों से करवाना है। वो चाहते थे कि मैं मरते दम तक युद्ध के मैदान में रहूं, और वही हुआ। उन्होंने कई सालों तक खुद मराठों के खिलाफ दक्कन में औरंगजेब की व्यक्तिगत नेतृत्व में अभियान चलाए गए और अंत में औरंगाबाद के पास उनकी मृत्यु हो गई। उसे सिखों, जाटों और सतनामियों के विद्रोह का भी सामना करना पड़ा। ये जो है, ये चीजें जो कृषि संकट हैं उससे जुड़ी हुई हैं, इनको सेपरेटली देखेंगे। ठीक है, उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटों के बीच तख्त के लिए गृह युद्ध हुआ, जो कि एक आम बात थी। ठीक है, सिखों के साथ जो झगड़ा था उसका धार्मिक कारण भी था, और जो मुगल प्रशासन की कुछ सीमाएं थी वो भी उसके लिए जिम्मेदार थी। ये जो बाकी दो इश्यूज हैं ये कृषि समस्या के साथ जुड़ी हुई हैं। उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं, अभी हमने देखा कि भाई हुमायूं के भाई परेशान कर रहे हैं हुमायूं को, अकबर के बेटे ने विद्रोह किया, शाहजहां के बेटे ने विद्रोह किया, औरंगजेब के बेटों ने विद्रोह किया। तो ये क्या समस्या क्या है? समस्या यह है कि मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम को नहीं मानते थे, मतलब कि जो सबसे बड़ा बेटा हो वो ऑटोमेटिक राजा बनेगा। हालांकि हम ये मानते हैं कि
ये काफ़ी आम तरीके से होता होगा, लेकिन ये कॉमन नहीं है। ये वैसे भी मुगल तो नहीं मानते थे कि सबसे बड़े बेटे को राज्य दिया जाए, ये आम भी नहीं है। आप देखिए अशोक के समय भी जब उन्होंने सत्ता पाई तो काफ़ी हिंसा करने के बाद सत्ता पाई थी। ये तो कई बौद्ध ग्रंथों में लिखा हुआ है, ठीक है। जो अशोक पर जो मूवी बनी थी उसमें भी ऐसा बताया हुआ है। तो ऐसा कम ही होता है कि राजा का सबसे बड़ा बेटा राजा बने, ठीक है। अगर कोई उससे छोटा बेटा है जो महत्वाकांक्षी है, जो काबिल है, तो राज्य की भलाई इसी में है कि वो राजा बने। फिर भले ही उसके लिए क्यों ना कुछ समय के लिए गृह युद्ध हो, भाई 1-2 साल का गृह युद्ध बाद में कई सालों की शांति तो लाएगा। दूसरा, अगर कोई महासामंत है जो उससे भी ज्यादा प्रभावशाली है, विजनरी है, वो भी बन सकता है। एनीवे, लेकिन ये ज्येष्ठाधिकार के नियम को नहीं मानते थे। वो सहदायदा की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा अपनाते थे। मींस भाइयों के बीच में बंटवारा होगा। लेकिन इसका एक बहुत ही हानिकारक प्रभाव पड़ता था कि साम्राज्य, जैसे ही बादशाह की मृत्यु हुई, अब साम्राज्य बट गया। अब तो ये तो राजनीतिक कमजोरी आ जाएगी इससे। तो हुमायूं को बाबर ने मरते हुए संदेश दिया कि देखो, अपने साम्राज्य को बांटना मत, लेकिन भाइयों के साथ क्रूरता मत दिखाना, उनके साथ दयालु रहना, हमेशा देखभाल करना उनकी। और इसलिए हुमायूं ने बहुत प्रयास किया कि अपने भाइयों को दंड ना दे। हालांकि अंत में भी उसे दंड देना पड़ा, क्योंकि एक कहता है कि पानी नाक से ऊपर निकल जाए तो आप क्या ही कर सकते हैं। तो हुमायूं ने पूरी कोशिश की। हुमायूं ने अकबर और मिर्जा हाकिम के बीच में भी एक तरीके का बंटवारा कर ही दिया था। आप देखिए तो अकबर जो है दिल्ली आगरा के क्षेत्र में थे। हालांकि उन्हें भी पानीपत का तीसरा युद्ध करना पड़ा। अगेन वो मूवी में आपने देखा होगा, बैरम खान ने उस युद्ध को लीड किया था। लेकिन एक तरीके का बंटवारा था मिर्जा हाकिम और उनके बीच में, क्योंकि मिर्जा हाकिम जो है उत्तर पश्चिम का जो काबुल से नियंत्रण करेंगे और ये क्षेत्र जो है वो अकबर के लिए रहेगा। तो ये एक लगातार समस्या थी, बंटवारा भाइयों के बीच में। अच्छा, लेकिन भारत आने के बाद ये ज्यादा दिनों तक आप इसको नहीं कबूल कर सकते, क्योंकि ये बार बार तो साम्राज्य बनाना नहीं संभव है ना। इसलिए बाद के समय में ये जो सहदायदा का मुद्दा है कि भाइयों बंटवारा हो जाएगा, बाद में एक्सेप्ट नहीं किया गया, ठीक है। भारत आने के बाद अकबर ने इसे बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, कोई बंटवारा नहीं होगा। जो बादशाह का चुना हुआ होगा बेटा, या जो अपने आप को काबिल साबित करेगा, वो बादशाह बनेगा। लेकिन अब कौन काबिल साबित करेगा, ये भी एक समस्या है। इसलिए लगातार जैसे जैसे जब भी ये होता था कि अब बादशाह की उम्र हो रही है, वो कमजोर हो रहे हैं, तो उनके बेटों के में एक प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाती थी कि मैं ज्यादा काबिल हूं, मैं ज्यादा काबिल हूं। और इसलिए जिसे लगता था कि मुझसे मेरा हक छीना जा रहा है, वो विद्रोह कर देता था। और अगर कभी जैसे कि शाहजहां के केस में हुआ कि वो शाहजहां ने चुन भी लिया था दारा शिकोह को, लेकिन औरंगजेब को मंजूर नहीं था। उन्हें लगा नहीं, मैं ज्यादा काबिल हूं, मैं मुगल साम्राज्य का ज्यादा बेहतर ख्याल रख सकता हूं। तो फिर उन्हें विद्रोह किया। तो मुगल ज्येष्ठाधिकार को नहीं मानते थे, सहदायदा को मानते थे, लेकिन यह भी ज्यादा फायदेमंद तो था नहीं। और अकबर ने बिल्कुल मना कर दिया था कि नहीं, भारत में तो हम ये नहीं करेंगे, जो सबसे काबिल होगा वो बनेगा। लेकिन अपनी काबिलियत साबित करने के लिए भी झगड़े होते थे, जो लगातार हुए। और औरंगजेब के बाद तो ये समस्या इतनी खराब हो गई कि कुछ शासकों ने कुछ महीनों तक ही राज किया, ठीक है। प्रत्येक मुगल सम्राट को अपने बेटों का विद्रोह का सामना करना पड़ता था, क्योंकि भाई जिसको लगा कि मैं काबिल हूं और मुझसे मेरा हक छीना जा रहा है, वो विद्रोह कर देगा। दिल्ली सल्तनत के विपरीत जहां राजवंश बदलते रहते थे, तैमूरिद परिवार के बादशाह के बाहर का बादशाह कभी नहीं बला। कितना भी गृह युद्ध हो जाए भाइयों के बीच में, लेकिन सत्ता कभी तिमूरिद वंश के बाहर नहीं गई। तो अगर कुछ खामियां हैं तो कुछ खासियतें भी थी इस सिस्टम की। अब लास्ट में बुक में बच्चों का मन रखने के लिए पूछ लिया है कि आपको क्या लगता है कौन सा वो बादशाहत वापस आने वाली है। बट मेरे ख्याल से ज्येष्ठाधिकार भी सही नहीं है, क्योंकि ये कोई निजी संपत्ति तो है नहीं। दूसरी तरफ सहदायता भी गलत है, बार बार साम्राज्य का टूटना यह भी अच्छी बात नहीं है। कई इतिहासकार मानते हैं कि हाँ, बादशाह की मौत के बाद गृहयुद्ध होता था, खून बहता था, लेकिन अगर सबसे काबिल व्यक्ति बादशाह बन रहा है उस गृहयुद्ध के बाद, तो कोई हर्ज नहीं है इसमें। एटलीस्ट उसके बाद शांति रहेगी। और जो बनी रही, जहांगीर
शाहजहां और औरंगजेब तीनों के केस में ऐसा हुआ कि एक बार जब वो बादशाह बन गए तो ज्यादा दिक्कतें नहीं आई। औरंगजेब के बाद ही ऐसा हुआ कि लगातार एक बहुत ही छोटे अंतरालों में युद्ध हुए भाइयों के बीच में, और कारण उसका ये था कि तब तक मुगल साम्राज्य अंदर से ही खोखला हो चुका था। अन्य शासकों के साथ मुगलों के संबंध, उसमें कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि राजपूत राजाओं के प्रति प्रलोभन और दंड की नीति। प्रलोभन क्या था कि मनसबदारी स्वीकार करो, ठीक है, हमारा स्वामित्व स्वीकार करो, साथ क्या होगा कि उच्च पद पे नियुक्ति की जाएगी, आपका जो राज्य है वो आपको वतन जागीर के तौर पे दिया जाएगा। वतन जागीर मतलब एक तरीके से आप हमारे सर्विस में हैं, आप हमारे मनसबदार हैं, और हम आपको वो जागीर देंगे जो आपकी खुद की थी ही, ठीक है। तो कहने के लिए आप हमारे मतलब हम आपके स्वामी हैं, आप हमारे अधीनस्थ हैं, लेकिन आपका जो राज्य था उस पे आप आंतरिक मामलों में पूर्ण तरीके से स्वतंत्र हैं। उसके अलावा अगर आपको किसी पद पे कहीं और भेजा गया, चाहे जैसे कि मानसिंह को बनाया गया था बंगाल का गवर्नर या कुछ भी, तो आपको उस अतिरिक्त कार्य के लिए अतिरिक्त वेतन मिलेगा, अतिरिक्त जागीर दिया जाएगा। तो आपका जो राज्य है वो आप ही का है और उसको हम वतन जागीर मान लेंगे, ठीक है, कि आपको बस मुगलों का स्वामित्व स्वीकार करने के बदले में जागीर दे दिया, ठीक है। आप आंतरिक मामले में पूरी तरीके से आजाद हैं, आपको जैसे चलाना है चलाइए। मुगल सम्राट तभी हस्तक्षेप करते थे कि जब उत्तराधिकारियों के बीच में अगर कोई राजपूत राज्य है जो मुगल से ये मनसबदारी का भाग बन चुका है, ठीक है, जिसके राज्य को वतन जागीर के तौर पे स्वीकार कर लिया गया है, तो मुगल सम्राट हस्तक्षेप नहीं करते थे तब तक जब तक कि उत्तराधिकार को लेके कोई दिक्कत ना आए। अगर उत्तराधिकार को लेकर दो भाइयों के बीच में झगड़ा हो रहा है तो कई बार मुगल सम्राट उसमें इंटरफेयर करते थे। इसलिए हमने जब देखा कि जब औरंगजेब ने मारवाड़ के मामले में हस्तक्षेप किया तो वो कोई पहली बार नहीं था, पहले भी बादशाह हस्तक्षेप करते थे, बस इस बार घटनाएं कुछ इस क्रम में हुई कि मामला हाथ से निकल गया इनके, ठीक है। और जो मुगल विवाह भी करते थे, चाहे अकबर ने विवाह किया, जहांगीर की माता शाहजहां की माता दोनों राजपूत थी, तो ये बराबरी का विवाह होता था। ये ऐसा नहीं है कि अब आपकी बेटी का किसी राजपूत राजकुमारी का विवाह हुआ है मुगलों से तो वो कोई उनके लिए मतलब कोई दिक्कत की बात है, नहीं, पूर्ण तरीके से सम्मान के साथ। उनका धर्म परिवर्तन नहीं होता था, वो अपने मायके से रिश्ते बनाए रखती थी, जहां रहती थी वो अपने सारे रीति रिवाजों का पालन कर सकती हैं। उनके भाई बहन एक तरीके से परिवार के सदस्य होते थे। ये खास करके अकबर के समय में तो इस बात का बहुत ख्याल रखा गया कि वो परिवार के सदस्य हैं, उन्हें महत्वपूर्ण पद दिए जा रहे हैं, महत्वपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जा रही हैं, ठीक है। तो एक तरीके से ये रिश्ते की तरह था और कंपलसरी नहीं था कि ठीक है आप मनसबदारी का भाग बनिए, आपका जो राज्य है वतन जागीर है, विवाह कोई कंपलसरी नहीं है, आप नहीं करना चाहते मत कीजिए। और अगर आप नहीं स्वीकार करेंगे दंड, सैन्य अभियान जो मेवाड़ के खिलाफ किया गया, जो चित्तौड़ का जो सीज था उसमें काफी ब्लडशेड भी हुआ था, जो कहते हैं कि अकबर के लंबे राज का एक उसके ऊपर एक छोटा सा धब्बा है ये। हालांकि पराजित विरोधियों को अपमानित नहीं करना यह हमेशा संभव नहीं था। फॉर एग्जाम्पल शिवाजी जब आगरा आए, ठीक है, हमने यहां देखा था कि हाँ देखिए, मराठा सरदार शिवाजी के खिलाफ अभियान सफल भी रहे, एक तरीके से उन्होंने पराजय स्वीकार की और वो एक तरीके से नेगोशिएशन के लिए आगरा आए भी, लेकिन क्या था कि भाई अब उनको कोई रिस्पेक्ट ही नहीं दे रहे हैं आप उनको समझ रहे हैं कि अरे ये तो एक अपस्टार्ट है। तो क्या हुआ, उन्हें इंसल्ट फील हुआ और फिर कभी भी मराठों से रिलेशनशिप सुधर नहीं पाए। उसके अलावा इनकी जो दक्कन नीति थी, दक्कन नीति के कई चरण थे। अकबर के समय में उन्होंने अहमदनगर का एक छोटा सा भाग जीता और उनकी ज्यादातर उम्मीद थी कि बस ये जो दक्कन के सल्तनत हैं ये मतलब हमारी संप्रभुता स्वीकार करें, इन्हें हटाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये स्वीकार करें कि हम इनके स्वामी हैं। उसके बाद जहांगीर ने कोशिश की कि अकबर ने जितना जीत लिया है उतना ही वहीं तक ठीक है, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। बस हाँ, ये भी
अधीनस्थ हो जाए हमारे, उतना। शाहजहां के समय में थोड़ा ऊपर नीचे हुआ कि कभी लगा कि नहीं ये पूरे तरीके से जीतना चाहते हैं, कभी लगा कि नहीं बस अधीनस्थता स्वीकार कर लें, कभी लगा कि देखते हैं क्या हो सकता है। और औरंगजेब के समय में भी उसके 2-3 चरण थे और अंत आते आते ही औरंगजेब को लगा नहीं, मैं इन दोनों सल्तनतों को पूरी तरीके से जीत लूंगा। बचे सफाविद और उज्बेक। तो सफाविद जो ईरान, अभी आप इसको ईरान से कल्पना कर सकते हैं कि सफाविद मतलब, मैं सफाविद शब्द कहूं तो आप इसको ईरान के तौर पे कल्पना कर सकते हैं। तो हुमायूं जब शेरशाह सूरी से हारे और वो पलायन करके ईरान गए, तो वहां ईरान के शाह ने उन्हें शरण दिया। ईरान के शाह के साथ की सहायता से उन्होंने अपना राज्य फिर जीता। तो यहां तक तो अच्छे संबंध थे, अकबर ने भी शुरू में अच्छे संबंध रखे, लेकिन उन्हें कांधार जीतना था तो उन्होंने कांधार जीत लिया वहां से, ईरान सफाविदों से। कांधार को लेके बराबर संघर्ष होता रहा, छोटे मोटे युद्ध होते रहे, कोई ऐसा मेजर युद्ध नहीं हुआ कि पूरी की पूरी सफाविद सेना आ जाए और यहाँ से पूरी की पूरी मुगल सेना जाए, क्योंकि दोनों के भाई बहुत दे वेर बिजी, उनको और भी कई क्षेत्रों में लड़ना है, महत्वपूर्ण मुद्दे। तो लेकिन लेकिन अंत में ये हुआ कि शाहजहां के काल में सफाविदों ने कंधार जीत लिया। 1-2 बार कोशिश की गई वापस पाने की, लेकिन नहीं पा पाए। उज्बेकों वाला एंगल बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इस तरीके से कि अकबर को इन पे शक था। एक वक्त आया कि मध्य एशिया में उज्बेक फिर से काफी शोर मचाने लगे, लगा कि ये कहीं ना कहीं आक्रमण करेंगे, या तो भारत पे आक्रमण करेंगे, नहीं तो कम से कम उत्तर पश्चिम तक तो करेंगे ही, या ईरान पे करेंगे। एक जो उज्बेक शासक थे उन्होंने अकबर को ऑफर भी किया कि देखिए आप एक सुन्नी शासक हैं, मैं एक सुन्नी शासक हूँ, जो तुर्की के ऑटोमन है हम ये भी सुन्नी शासक हैं, तो क्यों ना 3 सुन्नी शासक मिलके ये जो शिया सफाविद हैं इन्हें हरा दें और इनके राज्य को 3 भागों में बांट लें। अकबर को लगा कि इसके कारण बैलेंस ऑफ पावर चरमरा जाएगा। उन्होंने कहा देखिए आज के वक्त में ये शिया सुन्नी वाली बात करना ठीक नहीं है। बाकी आप जो कह रहे हैं कि हमारे लोगों को, सुन्नी लोगों को हज यात्रा पे जाने के लिए मार्ग नहीं मिल पाता है, तो हमने गुजरात जीत लिया है, वहां से हम आपको एक मार्ग दे देंगे, आप हमारे बंदरगाहों से जा सकते हैं। बाकी आप ये धर्म कर्म की बात ना करें, ये अभी के टाइम पे नहीं ठीक लगता है। फिर भी उन्हें शक था कि यार कहीं ना कहीं ये हो सकता है मुझ पे अटैक करेगा। तो उन्होंने जो अपना दरबार था वो आगरा से मूव कर दिया लाहौर, और एटक वहां एक जगह है, वहां काफी लंबे समय तक वो उन्हें शक था कि उज्बेक हमला कर सकते हैं, तो उन्होंने वहीं मौजूद रहे, निगरानी रखी, कई सालों तक उन्होंने अपना दरबार वहीं से चलाया। और जब उन्हें लगा कि हाँ खतरा टल गया है, उज्बेक फिर से कमजोर हो गए हैं, अब वो हमला नहीं कर पाएंगे, तभी वो वापस आगरा की तरफ आए। तो उज्बेकों के बारे में एक बाद में शाहजहां के समय में प्रयास किया गया कि बल्ख जो है, आप अभी उसको उत्तर अफगानिस्तान तुर्कमेनिस्तान का क्षेत्र मान सकते हैं, उस क्षेत्र को कम से कम जीता जाए। कुछ सैन्य अभियान भी हुए लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। उसके बाद बात करते हैं मुगल प्रशासनिक ढांचे की। हमने बात की कि भाई थोड़ा बहुत कैसे, और हालांकि देखिए जब हम राजनीतिक चीजों की बात कर रहे हैं तो ये बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है कि हमें चीजों को क्रमबद्ध तरीके से याद करना है, नहीं, चीजों को आप पढ़ लीजिए, ठीक है, जितना याद रहना होगा रह जाएगा, सिंसियरली बस रिवाइज कीजिए, उतना काफी है। प्रशासन को चूंकि इस बुक में ज्यादा ठीक से नहीं डील किया गया है तो हम थोड़ा उसको बस ऊपर ऊपर से बता रहे हैं। यहाँ पे केंद्रीय स्तर पे बादशाह सभी पूर्ण तरीके से सॉवरेन, सार्वभौम, ठीक है, उनसे बड़ा कोई नहीं, सभी शक्तियों की जड़ वही है, सभी शक्तियां उन्हीं से निकलती हैं। 4 प्रमुख मंत्रालय थे, ठीक है, दिल्ली सल्तनत के समय में याद हो, वजीर, ठीक है, वहां भी फाइनेंस मिनिस्ट्री थी, मिलिट्री डिपार्टमेंट था, कम्युनिकेशन कम फॉरेन अफेयर्स, ठीक है, दीवाने इंसा जी कहते थे। और आपको रिसालत जो चैरिटी, जस्टिस, न्याय, चैरिटी, धर्म, इन मामलों को देखती थी, तो वहां भी 4 मिनिस्ट्री थी, यहां भी 4 मिनिस्ट्री है, लेकिन एक अंतर क्या है, ये मीर सामान, ठीक है, ये थोड़ा उनसे अलग है। हालांकि सिर्फ 4 मिनिस्ट्री नहीं थी सल्तनत के समय में भी और मुगलों के समय में भी, लेकिन 4 ये जो है सबसे महत्वपूर्ण थी, इसलिए हम अभी इतने की ही बात कर रहे हैं। ओके, प्रांतीय स्तर पर मुख्य सदर जो है इनका भी यही काम है, न्याय मामले देखना,
ठीक है, कोई चैरिटी है, कोई आपको किसी को इनाम देना है, कोई इनाम में कोई ज़मीन देनी है इत्यादि, ठीक है, वक्फ की ज़मीन है, इस तरह की जो चैरिटी हुई वो करना है। न्याय होगा, चैरिटी हो गया, धार्मिक मामलों को देखना है, तो इसके लिए मुख्य सदर थे, ठीक है। दूसरा, मीर बख्शी जो हैं ये एक तरीके से डिफेंस मिनिस्ट्री थी, ठीक है, और दीवान का जो डिपार्टमेंट था एक तरीके से वो वित्त मंत्रालय आप उसको मान सकते हैं। प्रांतीय स्तर पे सूबेदार, जिनका काम है न्याय व्यवस्था देखना, जनरल व्यवस्थापन एडमिनिस्ट्रेशन देखना। दीवान प्रांतीय फाइनेंस मिनिस्टर, बख्शी प्रांतीय डिफेंस मिनिस्टर, और सदर ये जो है प्रांतीय स्तर पे न्याय और धार्मिक मामलों को या चैरिटी वगैरह को देखेंगे। ओके, सरकार प्रांत के नीचे फौजदार, अमालगुजार, फौजदार लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन, अमालगुजार, और शहरों के लिए कोतवाल। अमालगुजार का जो काम था वो वही वित्तीय मामलों को देखना था, टैक्स का कलेक्शन है, कर की उगाही है या ऐसे रिकॉर्ड वगैरह रखना। और सबसे नीचे परगना के स्तर, उसके नीचे जैसे गांव था, गांव के स्तर पर जो मुखिया वगैरह होंगे, ठीक है। परगना के स्तर पे सिकदार, आमिल और कानूनगो। आमिल का काम था वही कर जुटाना, और कानूनगो काम था कि सारे जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं कि किसकी जमीन कहाँ है, कितनी है, उसके जो रिकॉर्ड्स वगैरह रखना है, कोई जमीन की खरीद बेच उसका रिकॉर्ड रखना। मुगल प्रशासन में संतुलन की नीति। मुगल शासकों ने कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए ताकि प्रांतीय और केंद्रीय दोनों स्तर पर संतुलन बना रहे। जैसे कि देखिए, आमतौर पर आप सोचेंगे कि प्रांतीय स्तर पर जो सबसे प्रमुख अधिकारी होगा वो सूबेदार है और बाकी सभी उनको रिपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जो प्रांतीय दीवान थे वो सीधे केंद्रीय दीवान को रिपोर्ट कर रहे हैं। प्रांतीय बख्शी जो हैं वो सीधे केंद्रीय बख्शी को रिपोर्ट कर रहे हैं। प्रांत को यहां पे सूबा कहते थे, ठीक है, सूबा, सूबेदार वहां से आया है। उसी तरीके से जो सरकार के स्तर पे अमाल गुजार था वो सीधे दीवान को रिपोर्ट कर रहा है, ऐसा नहीं कि पहले फौजदार को रिपोर्ट कर रहा है। इससे क्या है कि किसी एक व्यक्ति के पास ज्यादा ताकत नहीं आ जाएगी तो वो परेशानी नहीं खड़ी करेगा बादशाह के लिए। ओके, दूसरी बात यह थी कि अब केंद्र में, अब देखिए दीवान इतना महत्वपूर्ण पद है कि पूरे साम्राज्य की आमदनी खर्च इन सब का हिसाब रखता है। इतना महत्वपूर्ण पद है, ये हो सकता है कि वित्तीय घोटाले करना शुरू कर दे, चुपचाप जो है जो फंड्स हैं, जो संपत्ति है, धन है, वो अलग अलग प्रमुख किसी प्रिंस को फेवर करना शुरू कर दे ताकि वो बादशाह के खिलाफ षड्यंत्र कर सके। इसलिए एक बात का ध्यान रखा गया कि एक नहीं 2-3 दीवान होते थे, और ये कई बार जो है अभिजात वर्ग से नहीं आते थे। ये एक सामान्य, इनका जो पृष्ठभूमि से आते थे, सामान्य पृष्ठभूमि से, और ये अपनी मेहनत के बल पे ये प्रमोट होते थे। जैसे कि टोडरमल जो व्यक्ति हैं वो, उनको आपको जान के शायद आश्चर्य हो कि वो पहले शेरशाह सूरी के अंदर भी ये काम कर चुके थे। अकबर को लगा नहीं, ये एक टैलेंटेड व्यक्ति हैं, ठीक है, तो इन्हें रिटेन किया उन्होंने। टोडरमल तो एक फेमस दीवान थे, उनके अलावा और भी कई दीवान थे। वैसे ही मीर बख्शी, अब पूरी मुगल सेना का ध्यान रखना, सैलरी देना, ये देखना कि भाई घुड़सवारों का काउंटिंग सही है कि नहीं, सारे वेपन्स सिस्टम्स जो हैं वो एकदम अप टू डेट हैं कि नहीं, इतना महत्वपूर्ण पद है। तो बख्शी के नीचे भी 2 और बख्शी होते थे ताकि वो एक तरीके से नियंत्रण रख सके बख्शी के ऊपर कि भाई इतना महत्वपूर्ण पद है तो वो कहीं ज्यादा पावरफुल ना हो जाए, इसलिए 2 और बख्शी होते थे मीर बख्शी के नीचे जो एक तरीके से उनको बैलेंस करते थे। अब हमने देखा कि एक इतना सिस्टम बढ़िया चला रहे हैं, ठीक है, केंद्र से लेके परगना स्तर पर अधिकारियों की जरूरत है। तो अधिकारी किस सर्विस से आएंगे? आज के टाइम में होता है आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ठीक है, अलग अलग सर्विसेज हैं जो अलग अलग काम करती हैं, ठीक है। दूसरा कुछ डिफरेंस होता है, एक होता है सैन्य सर्विस, मिलिट्री सर्विस हो गया, एक है सिविल सर्विस, और एक हो गया न्याय सर्विस, जुडिशियल सर्विस। 3 अलग अलग कैटेगरी हैं और उसके रैंकिंग भी हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। तो आधुनिक समय में क्या है, कई हियरार्की हैं, कई क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, लेकिन
मुगलों के समय में एक व्यवस्था थी, मनसबदारी प्रथा। ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं। अकबर जानते थे कि एक विविधतापूर्ण देश पर शासन करने के लिए एक समग्र शासक वर्ग की आवश्यकता है, इसलिए उन्होंने लगातार नए नए समूहों को मुगल प्रशासन से जोड़ा और उसके साथ राजनीतिक सत्ता साझा की। यह वही समस्या है जिसके बारे में हम सल्तनत के समय में बात कर रहे थे। सल्तनत की एक सबसे बड़ी फेल्यूर ये थी कि वो सत्ता साझा नहीं कर सके जो लोकल अभिजात वर्ग है उनके साथ, ठीक है, सही तरीके से, ताकि वो एक्सपांड कर सके। जो अकबर की राजपूत पॉलिसी थी उसको आप इसी क्रम में देखिए। उन्हें पता था कि राजपूतों के साथ बढ़िया रिश्ते साम्राज्य को फैलाने में बहुत काम आएंगे। अकबर व्यक्तिगत स्तर पे तो एक लिबरल व्यक्ति थे, उसमें कोई डाउट नहीं है कि व्यक्तिगत स्तर पे वो एक लिबरल व्यक्ति थे, उदार थे, विनम्र थे, लेकिन एक जो है पॉलिटिकल मोटिव भी था उनकी राजपूत पॉलिसी का, और वो था कि उन्हें जो साम्राज्य का जो अभिजात वर्ग है, जो अमीर वर्ग है, या उमरा, जो भी आप शब्द इस्तेमाल करना चाहें, उमरा उसका वो प्लूरल हो जाएगा, तो उनको पता था कि अगर मुझे फैलाना है अपने साम्राज्य को तो स्थानीय स्तर पर जो शक्तिशाली है उसके साथ सत्ता बांटनी होगी। अगर मैं कोशिश करूंगा कि नहीं मैं सबको एक तरफ से हटाते चलूं तो क्या होगा, विद्रोह हो जाएगा। क्या आप पूरे भारत पे शासन करने के लिए क्या आप सिर्फ एक राज्य से आईएएस आईपीएस ऑफिसर हायर करें, आईआरएस ऑफिसर हायर करें? तो ये कभी मुमकिन है? चलिए मान लीजिए कि तमिलनाडु से हैं, बहुत बड़ी मात्रा में आते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज में लोग, तो क्या आप पूरे भारत पे सिर्फ तमिलनाडु से शासक लेके चला पाएंगे? या क्या सिर्फ आप राजस्थान से लेके चला पाएंगे? नहीं, आपको सभी जगह से टैलेंटेड लोगों को लेना होगा। तो अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती हैं, उस समय में क्या था कि जो स्थानीय स्तर पे कुलीन वर्ग में है, जो स्थानीय स्तर पे शक्तिशाली है, वो उसके साथ सत्ता बांटी जाती थी। ठीक है, इसलिए उन्होंने लगातार नए समूहों को शामिल किया। तुरानी अमीरों के एक छोटे से समुच्चय से आगे बढ़कर ईरानी, भारतीय मुस्लिम, राजपूत, मराठा, अफगान और अन्य समूहों को शामिल करने से मुगल उमरा का विस्तार हुआ। ठीक है, आप अमीर वर्ग कहें या उमरा कहें, क्योंकि उसका बहुवचन, हाँ उमरा वर्ग मत कहिए, वो थोड़ा गलत हो जाएगा, या आप अभिजात वर्ग कहें, ठीक है, इंग्लिश में जिसे नोबिलिटी कहते हैं, विस्तार हुआ। मुगल सेवा में भर्ती होने वाले को मनसबदार के रूप में नामांकित किया जाता था। ठीक है, आज हम कहते हैं कि भाई क्या हो, ग्रुप ए बी सी डी, या कहते हैं क्या हो, आईएएस हो, आईआरएस हो, ठीक है, या आप स्टेट सर्विस से हो, सेंट्रल सर्विस से हो, ऐसा अलग अलग ग्रुप है। लेकिन उस समय में आप मनसबदारी में हो। ठीक है, चाहे आप जुडिशियल सर्विस में हो, चाहे आप सिविल सर्विस में हो, या आप डिफेंस सर्विस में हो, या आप एक से ज्यादा रोल कर रहे हो, क्योंकि जो है अगर मान लीजिए सूबेदार है तो एक तरीके से वो लॉ एंड ऑर्डर भी देख रहा है, मिलिट्री सर्विस होगा एक तरीके से, लेकिन अगर कोई प्रशासनिक कार्य है, कोई विकास से जुड़ा हुआ कार्य है, तो वो भी वो देखेगा। तो पहले ऐसा सेपरेशन नहीं था। ठीक है, दूसरा, मनसबदारी प्रणाली में दाखिला लेना मुगल साम्राज्य की स्वीकार्यता का भी संकेत था। अभी हमने कहा कि अगर कोई राजपूत राज्य मुगलों का स्वामित्व स्वीकार करता था तो उनके राज्य को वापस कर दिया जाता था वतन जागीर के तौर पे। तो आप एक मनसबदार हैं, आपको एक रैंक दे देंगे, आपका जो राज्य था वो अब आपकी जागीर है। तो क्या है कि ये एक सिंबल है कि अब आप पार्ट हो गए। दूसरा, कहीं दूर दराज के क्षेत्र हो गए, मान ली बंगाल हो गया या अहोम क्षेत्र हो गया, कोई बहुत बड़ा जमींदार है जो लगातार मुगलों की नाक में दम किए हुए है, लेकिन अंत में उससे समझौता हो गया, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं कि नहीं मैं अपना राज्य नहीं छोड़ूंगा। तो उसे कहेंगे ठीक है, तुम एक काम करो, तुम मुगल मनसबदारी में जुड़ जाओ, तुम्हें हम एक रैंक दे देंगे, तुम अपनी जमींदारी अपने पास रखो, समय समय पर कुछ नजराना दे देना। ठीक है, तुम्हारे जो राजा थे तुमसे पहले, तुम किसी को तो नजराना देते ही थे, तो तुम हमें दे देना। बदले में तुम्हें हम एक रैंक दे रहे हैं, और कुछ जो चिन्ह होते हैं कि जो कुछ कमरबंद हो गया, या कोई कोट हो गया, कोई पगड़ी हो गई, या कोई तलवार हो गई, या कोई खंजर, ऐसा कुछ हमें तुम दे देंगे। तो अगर तुम अपना जो पुराना जो तुम्हारा वो पोशाक है उसमें थोड़ा परिवर्तन लगाओ और मुगल सत्ता के किसी चिन्ह को अपने साथ रखो, जैसे कि कोई, आप मान लीजिए आज के टाइम में एक फ्लैग पिन होता है, हम झंडा लगाते हैं, ठीक है, ठीक है, कोई पुलिस अफसर होता है वो यहाँ पे रैंक लगाता है, तो वैसे ही आप कुछ ऐसे चीजें पहनना शुरू कर दो जिससे दिखाई दे कि हाँ आपने मुगलों की मनसबदारी स्वीकार कर ली है। तो इसका एक फायदा ये भी था कि आपके पास एक प्रशासन का तंत्र था। दूसरा, कोई अगर ऐसा व्यक्ति है जो पूर्ण तरीके से आपकी स्वामित्व को नहीं स्वीकार करना चाहता है, थोड़ा आजाद भी रहना चाहता है, थोड़ा जिद्दी है,
और आपको भी लगता है कि यार इसे हराने के चक्कर में खामा का बहुत वक्त लगेगा, संसाधन जाया होंगे, एंड इट इज नॉट वर्थ इट, तो आप क्या है कहते हैं कि ठीक है तुम रहो आजाद, अपनी नजरों में थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज कर लो यहां पे। ठीक है, यह रैंक, वेतन और सैन्य जिम्मेदारी तय करने की एक ग्रेडिंग प्रणाली थी। देखिए दरअसल दो रैंक होते थे, जात रैंक और सवार रैंक। शुरू एक से हुआ था, बाद में उसको दो कर दिया गया था। जो आपका जात रैंक है वो आपका रैंक दिखाएगा और वेतन दिखाएगा, मतलब ग्रुप ए ऑफिसर हैं, ग्रुप बी ऑफिसर हैं, ग्रुप सी ऑफिसर हैं, ग्रुप डी ऑफिसर हैं। अगर आपका जात रैंक है वो 5,000 है, 7,000 है, बहुत हाईएस्ट है। अगर 2,000 से 5,000 के बीच में तो आप मिड लेवल के ऑफिसर हैं, 2,000 के नीचे हैं तो आप लोअर सर्विस में हैं, और 1,000 के नीचे हैं तो आप मतलब क्या है कि बस आपकी एंट्री ही हुई है, आप उतने आप राजनीतिक तरीके से उतने प्रमुख नहीं हैं, आपको जागीर भी नहीं दी जाएगी, आपको वेतन दिया जाएगा नगद में। और जो सवार रैंक है वो उनकी सैन्य जिम्मेदारी बताता था कि आपको कितने घोड़े या घुड़सवार मेंटेन करने हैं। ठीक है, कि आपको 5,000 घुड़सवार मेंटेन करने हैं, आपको 7,000 वगैरह, ये सवार रैंक से बताता था। तो खर्च दोनों में है, आपको वेतन भी मिलना है और आपको कुछ सैन्य जिम्मेदारियां भी निभानी है, तो दोनों के लिए आपको एक साझा वेतन दिया जाएगा। आपका निजी वेतन भी और सैन्य जिम्मेदारियां निभाने के लिए भी एक साझा वेतन होगा। और वो वेतन कैसे मिलेगा? अगर आप छोटे मनसबदार हैं तो आपको नगद तनख्वाह दी जाएगी, और अगर आप एक बड़े मनसबदार हैं तो आपको जागीर दी जाएगी। ठीक है, इसीलिए मनसबदारी प्रथा को कई बार जागीरदारी भी कहा जाता है। अगर कोई छोटा मनसबदार है तो उसे जागीर नहीं मिलेगी, हालांकि कोशिश सबकी यही होती थी, कम से कम शुरू में, कि भाई मुझे जमीन दे दी जाए। इससे क्या एक सोशल स्टेटस भी बनता था कि हाँ ये जागीरदार हैं। इसकी अगर हम इक्ता प्रणाली से तुलना करें तो एक समानता यह है कि जैसे इक्तादार का ट्रांसफर हो सकता था वैसे मनसबदार का भी ट्रांसफर हो सकता था। लेकिन अंतर यह है कि इक्तादार, ध्यान से सुनिएगा, जो मुक्ति या वली है जिसे इक्तादार कहते हैं, इक्तादार अपने इक्ता का प्रशासक भी होता था। ठीक है, अगर आपको कोई इक्ता दिया गया है, चाहे बदायूं का इक्ता दिया गया है या कारा का इक्ता दिया गया है, तो आप वहां के प्रशासक भी हैं। जाइए, प्रशासन संभालिए, न्याय व्यवस्था कायम कीजिए, कर वसूलिए, अपना वेतन रखिए, सैन्य जिम्मेदारियों के लिए जो पैसा खर्च हो वो रखिए और फवाजिल भेज दीजिए। मुगल मनसबदारी सिस्टम में आपको जागीर दी गई है, लेकिन आप उस जागीर के प्रशासक नहीं हैं। प्रशासन जो है वो रेगुलर मुगल प्रशासन के थ्रू ही होगा। तो कई बार होता था कि आप हैं काबुल के सूबेदार, लेकिन आपकी जागीर है वो गुजरात में है। तो आप अगर ऐसा है तो कैसे आप अपना वहां से वसूल करेंगे कर? तो जो लोकल प्रशासन होगा वो आपकी सहायता करेगा। आप अपने एजेंट को भेजिए, वो एजेंट आपका रिश्तेदार हो सकता है, आपका एम्प्लॉय हो सकता है, जो अरेंजमेंट हो आपकी उसके साथ। कोई कमीशन एजेंट हो सकता है, वो आपका एजेंट कुछ सैनिक लेके आएगा जो प्रांतीय अधिकारी हैं या परगना लेवल पर हैं, सरकार लेवल पर हैं, वो उसकी सहायता करेंगे कर की उगाही करने में। तो इससे क्या होता था कि प्रभाव जो है वो और कम हो गया। मनसबदारों का जो है मतलब जो राजनीतिक प्रभाव है, ठीक है, जिससे कोई अस्थिरता वो ला सकते हैं, वो और भी कम हो गया इससे। ठीक है, अकबर के शासनकाल में 5,000 जात रैंक वाले, ये बहुत ही हाईएस्ट रैंक आप मान सकते हैं। इससे ऊपर मतलब जो प्रिंसेस होते थे, दारा शुकोर जब प्रिंस रहे होंगे, जब औरंगजेब प्रिंस रहे होंगे, उन्हें ही इससे ऊपर मिला होगा ये रैंक वाले 29 मनसबदार थे, और औरंगजेब का शासनकाल आते आते यह संख्या बढ़कर हो गई थी 79। तो सवाल पूछा है कि क्या राज्य की वित्तीय स्थिति पर इसका क्या प्रभाव पड़ा होगा? प्रभाव यह था जिसे हम कहते हैं जागीरदारी संकट। ये जो कहावत है ना, एक अनार 100 बीमार, ये इसी संदर्भ में किसी मुगल इतिहासकार ने लिखी थी कि जागीरदार ढेर सारे हैं लेकिन देने को जागीर है ही नहीं। ये समस्या कैसे पैदा हुई, इसको हम थोड़ा आगे डील करेंगे। ठीक है, तो देखिए, राज्य की आमदनी का सबसे प्रमुख साधन था भू राजस्व। अधिकतर किसान ग्रामीण कुलीनों, मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे।
समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वे स्थानीय ग्राम मुखिया हो या शक्तिशाली सरदार हो, मुगल एक ही शब्द का प्रयोग करते थे, जमींदार। जो ये थोड़ी सी गलती है, इसलिए क्या किया, आधुनिक इतिहासकारों ने दो शब्दों का प्रयोग किया। एक है प्राथमिक जमींदार, ठीक है, मुगल तो सभी को जमींदार कह रहे हैं, जो लेकिन ये उनमें भी एक श्रृंखला थी। तो इतिहासकार जो है थोड़ा समझने के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। एक है प्राथमिक जमींदार, प्राइमरी जमींदार, और एक है मध्यस्थ जमींदार, ठीक, इंटरमीडियरी लैंडलॉर्ड। फर्क क्या है कि प्राथमिक जमींदार है वो सीधे खेती से जुड़ा हुआ था, जमीन थी, उसका वो मालिक था, और सीधे तौर पे मतलब खेत पे जाके काम नहीं करना हुआ, बट उसे एटलीस्ट इतनी खबर थी कि मेरी जमीन कहाँ है, उस पे कौन किसको बटाई पे दिया हुआ है, कौन काम कर रहा है, और उसका जो इन्वॉल्वमेंट था वो खेती में था। इंटरमीडियरी जो मध्यस्थ जमींदार था, उसका काम था मात्र और मात्र कर की वसूली करना, उसे कोई मतलब नहीं है उसके अलावा, ठीक है, उसे तो वो हो गया मध्यस्थ जमींदार। तो ये जो मध्यस्थ जमींदार थे, ये प्राथमिक जमींदारों से कर वसूल के मुगल प्रशासन को देते थे, और प्राथमिक जमींदार खुद की जमीन है तो खुद ही कर देंगे, और अगर उन्होंने किसी को कोई टेनेंट है उसका, जिसको लीज पे दिया हुआ है, कोई बटाईदार है, उससे फिर कर वसूल करके अपने से ऊपर बढ़ाएंगे उसको। दीवान टोडरमल ने, अच्छा हाँ, यहां पे एक बात कही है कि चाहे वो ग्राम मुखिया हो, एकदम लोकल लेवल का, शक्तिशाली सरदार हो, सब उनको जमींदार कहते थे मुगल, लेकिन जो आधुनिक इतिहासकार हैं उन्होंने ये दो शब्द निकाले हैं। खास करके जो इरफान हबीब हैं, उन्होंने कहा है कि दो टाइप के जमींदार रहे होंगे, प्राइमरी प्राथमिक और मध्यस्थ। दीवान टोडरमल ने 10 साल की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नगद रूप में भू राजस्व निश्चित कर दिया गया। प्रत्येक सूबे या प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व की दर की अलग सूची बनाई गई। इस व्यवस्था को जब्ती कहा गया। जब्त यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और हिसाब रख सकते थे, यानी कि गुजरात, बंगाल जैसी जगहों पर यह नहीं हो पाया। देखिए, पहले एक तुलना करते हैं। हमने देखा कि एक भू राजस्व सुधार हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के समय में, ठीक है। उन्होंने क्या किया, मध्यस्थों को हटाया, ठीक है, सब पे एक बराबर 50% कर लगा दिया, लेकिन उन्होंने जमीन का वर्गीकरण नहीं किया। एक ड्रॉबैक जो है, एक कमी जो है सबसे बड़ी थी अलाउद्दीन खिलजी के काम में, वो थी उन्होंने जमीन का वर्गीकरण नहीं किया। एक तरफ से, चाहे अच्छी जमीन हो, ठीक ठाक जमीन हो या खराब हो, सब पे 50% कर लगा दिया। खैर, जो भी था, बहुत ही जल्द उनका सिस्टम जो है वो रोल बैक हो गया। मध्यस्थों के बिना भू राजस्व प्रशासन नहीं चल पाता, तो उन्हें वापस उसमें शामिल कर लिया गया। बाद में शेर शाह ने एक प्रयास किया। वो जानते थे कि भाई ये दिक्कत है, ये जमीन को हमें इसका वर्गीकरण करना पड़ेगा। जमीन को नापा गया, उसकी कितनी फर्टिलिटी क्या है, गुणवत्ता क्या है, उर्वरता क्या है, उसके आधार पे उसका वर्गीकरण किया गया 3 भागों में। 3 प्रकार की जमीन थी, अच्छी, मध्यम और खराब, और उसके हिसाब से जो है उन्होंने कर तय किया कि अच्छा, अच्छी क्वालिटी की जमीन है कितना कर होगा, मध्यम और खराब है तो कितना कर होगा, ये उन्होंने तय किया। अच्छा, जो कर तय होता था, राज्य का प्रयास था कि नगद में ले, तो मतलब जो उपज है उससे एक तो आप उसका 50% डिसाइड करेंगे। मान लीजिए अगर किसी क्षेत्र में 50% है, तो हालांकि शेरशाह के समय में 50% नहीं था, मान लीजिए 50 है, आपने डिसाइड किया कि ओके, जो टोटल उपज है उसका 50%, जो भी फिगर आया उसमें फिर आप गुणा करेंगे कीमत का, कि मान लीजिए कहीं 100 क्विंटल गेहूं होता है तो उसका 50% या 33%, ठीक है, इतना गेहूं राज्य का हो गया, लेकिन राज्य को चाहिए नगद में, तो कीमत से गुना करेंगे कि अच्छा 1 किलो गेहूं का इतना दाम है तो 50 किलो का इतना हो गया, तो भाई आपका इतना भू राजस्व कर बनता है। लेकिन अब किसान बोलेगा कि अरे सर, आप ये 20 रुपए किलो कैसे लगा रहे हैं गेहूं, मैं तो मंडी में कल पता करके आया था 10 रुपए किलो है। तो करेंगे अरे हमें तो दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में 20 किलो है, आप यहाँ 10 किलो बता रहे हो। तो एक समस्या है कि भाई जगह जगह पे कीमतें जो हैं वो अलग अलग होंगी, ठीक है।
तो ये समस्या अभी बरकरार रही कि आपने जो कीमतें तय की वो स्थानीय सच्चाई के पे आधारित नहीं थी, आपने एक कीमत ली और वो पूरे साम्राज्य पे लगा दी। ये भी दिक्कत थी, वर्गीकरण हो गया लेकिन कीमतों वाली समस्या बनी रही। टोडरमल ने इसमें और सुधार किया। एक तो पहले जो वर्गीकरण था उसको भी ठीक किया। पहले जमीन को 4 भागों में बांटा, 4 प्रकार की जमीन गिनी, पोलज, परोती, चाचर, बंजर। पोलज जमीन जिसमें हर साल खेती होती है। परोती 1 साल उसको ऐसे छोड़ा जाता है ताकि जमीन जो है वो अपनी उर्वरता रिकवर करे। चाचर 2-3 साल छोड़ा गया है। और बंजर जो है वो मतलब उसको आप खेती कर सकते हैं उसके ऊपर, लेकिन अभी उस पर खेती नहीं हो सकती है। अगर उसका अगर बीज खाद डाली जाए, अगर सिंचाई की जाए, ठीक है, कुछ उसमें सुधार लाया जाए तो उसमें खेती हो सकती है। तो तीनों पे अलग अलग दरों से कर लगना था। दूसरा, हर प्रकार की जमीन में, मान लीजिए पोलज जमीन है, हर साल उस पर खेती होती है, लेकिन फिर उसमें भी वर्गीकरण होगा, सबसे बढ़िया क्वालिटी, एवरेज क्वालिटी और सबसे खराब क्वालिटी। तो उन्होंने वर्गीकरण को पहले सुधारा। दूसरा, उन्होंने पूरे साम्राज्य को छोटे छोटे सर्कल में बांटा और सबको कहा कि अब हर सर्कल में हर फसल की आप पिछले 10 साल की कीमत देखिए कि कोई सब्जी उगा रहा है उसकी क्या कीमत है, कोई अनाज उगा रहा है, कोई दाल उगा रहा है, कोई तिलहन उगा रहा है, उसकी क्या कीमत है। दूसरा, कोई जमीन है या एक उस सर्कल में कितनी जमीन पे खेती हो रही है, किस चीज की खेती हो रही है, ठीक है, उस जमीन की क्वालिटी क्या है, इन सब बातों का उसमें ध्यान रखा गया। तो यहां यही बताया गया है कि सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया गया और इनके आधार पर नगद रूप में, ये जो मुगल शासक नगद में कर वसूलते थे, इसका जो है मध्यकाल में नगरीकरण पे बहुत गहरा और एक तरीके से सकारात्मक प्रभाव पड़ा था। इसको जब हम पढ़ेंगे मध्यकाल का जो नगरीकरण है तब उसको हम देखेंगे। चाहे अगर वो 7वीं कक्षा की किताब में अगर नहीं होता है तो उसको हो सकता है अगर वैकल्पिक विषय आप पढ़ रहे हो तब देखा जाएगा। प्रत्येक सूबे या प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व की अलग सूची बनी, जिसे दस्तूर कहते हैं। आज के समय में दस्तूर वर्ड का कुछ और मतलब है, लेकिन वो यहां से निकल के आया कि जो रेवेन्यू चार्ट है उसको दस्तूर कहते थे। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा गया। यह व्यवस्था उन स्थानों पर नहीं लागू हो सकी जहां भाई वो इतना डिटेल्ड सर्वेक्षण नहीं कर पाए, जैसे कि गुजरात और बंगाल, ये जो स्थानीय प्रणालियां रही होंगी वहां पे वहीं चालू रही। अब ये मुद्दा थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वे विद्रोह कर सकते थे। कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते। 17वीं शताब्दी के आखिर से ऐसे किसान विद्रोहों ने मुगल साम्राज्य के स्थायित्व को चुनौती दी। जो हमने बात की ना वहां पे जाट और सतनामी विद्रोह, वो एक प्रकार के ही विद्रोह थे। देखिए, 2 बातें कि अगर साम्राज्य शोषण करेगा, शोषण कैसे करेगा? अकबर के समय में लगभग कर था वो आपको कुछ 33% था, 1/3 था, धीरे धीरे बढ़ा और औरंगजेब के समय तक वो लगभग 50% तक हो गया। ये तो राज्य की डिमांड है। अब जो स्थानीय प्रशासक हैं उनका भी करप्शन था, भ्रष्टाचार था, तो वो भी कोशिश करेंगे कुछ एक्स्ट्रा वसूल कर लिया जाए ताकि हम रख लें। दूसरा, जो मनसबदार थे, अभी हम आगे बात करेंगे कि मनसबदार भी कैसे प्रताड़ित करते थे, कैसे शोषण करते थे। एक समस्या ये थी मनसबदारों के साथ कि उनकी भी कोशिश होती थी कि भाई जितना लिया जा सके ले लो। अबे अगर फतेहपुर सिकरी में बैठे बैठे बादशाह ने तो कह दिया कि वो सिर्फ 50% लेना है, लेकिन अगर आप ज्यादा वसूल कर सकें जोर जबरदस्ती के साथ तो करेंगे, वहां कौन देखने आ रहा है। तो अगर स्थानीय प्रशासन ने और मनसबदार ने एक सांठगांठ कर ली, ठीक है, शोषण के लिए, तो दिक्कत हो सकती है। तो ये बता रहा है कि विद्रोह कर सकते थे। और देखिए, एक सोचने वाली बात है, आज के समय में तो तकनीकी इतनी आगे निकल गई है कि राज्य की जो सैन्य क्षमता है, भाई परमाणु बम का जमाना है, ड्रोन्स का जमाना है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का जमाना है। तो इस समय में आम नागरिक के पास विद्रोह करने के अलावा, सड़कों पे आने के अलावा ज्यादा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। इसलिए आप देखते हैं कि पड़ोस में जो बर्मा में है कि मतलब एक चुनी हुई सरकार को आर्मी ने बर्खास्त कर दिया। कोई ग्राउंड नहीं है इसका, लेकिन दे कुड डू इट। क्यों? क्योंकि जो आम जनता है और राज्य के बीच है वो सैन्य क्षमता में बहुत अंतर आ चुका है। लेकिन मध्यकाल में सैन्य क्षमता क्या है? तलवार, घोड़े, भाला और बहुत ही सामान्य प्रकार की बंदूक, जो मतलब आज की बंदूक की तुलना में तो कुछ तुलना कर ही नहीं सकते, गलत तुलना हो जाएगी। तो उस वक्त अगर
एक गांव या कुछ गांव एक साथ खड़े हो गए, ठीक है। अब भाई गांव में भी लोहार रहते हैं, गांव में भी 10 तरह के दस्तकार रहते हैं, तो नहीं उतनी अच्छी गुणवत्ता की तलवार तो कुछ तो बना ही लेंगे, तो वो मुकाबला कर सकते हैं। तो क्या है कि आम जनता और राज्य के बीच में जो शक्ति का अंतर है वो उतना नहीं है। खेल है नंबर का, संख्या का, कि अगर आप भी उतने लोग ले आए और आप ज्यादा ही ले आएंगे, अगर 2-4 गांव मिल गए तो एक छोटी सी सैन्य टुकड़ी पे तो भारी पड़ना आसान है ही। तो क्या है कि ये इन बातों का आप ध्यान रखिए जब आप इस चीज को पढ़ें कि कैसे जो लोकल विद्रोह है उनका क्या महत्व था। ठीक है, आज के समय में तो एक पुलिस वाला अगर एक ऑटोमेटिक राइफल लेके खड़ा हो तो ही कैन सबड्यू थाउजेंड्स ऑफ पीपल, है ना। लेकिन उस समय में तो तलवार आपके पास भी है, सामने वाले के भी पास है। दूसरी बात कि ये जाति वाला एंगल कई बार होता था कि अगर जमींदार जो है अगर लोकल है, ठीक है, और वो अब उसके जो अंदर जो किसान है वो भी उस सेम जाति के हैं, तो एक रिश्ता है ना, एक भावनात्मक जुड़ाव है, तो दोनों को पीड़ा होगी उस बात से। लेकिन और ये खास करके प्राथमिक जमींदारों के केस में था जो लोकल होते थे। मध्यस्थ जमींदार क्या है कि या तो उन्हें मुगलों ने कहीं और से जागीर दी हुई है, ठीक है, या वो उनका उतना जुड़ाव नहीं है जमीन से, क्योंकि उनका काम है बस कर वसूल के ऊपर देना। तो ये प्राथमिक जमींदार और जो किसान है उनके बीच एक भावनात्मक जुड़ाव था, और जब पीड़ा होती थी तो दोनों को होती थी, तो वो एक साथ कई बार बगावत कर देते थे। ठीक है, अब कृषि संकट, ठीक है, प्राथमिक और मध्यस्थ जमींदार जब हमने बात की कि दो क्वालिटी के थे। अब इन लगातार हो रहे विद्रोहों के कारण दो चीजें हो गई कि जागीरें दो प्रकार की जागीर में बदल गई, जोरे तलब और सैरे हासिल। जोरे तलब का मतलब होता है कि वहां से कर वसूल करने के लिए खासा आपको सैन्य शक्ति का प्रयोग करना होगा, और कई बार आप असफल होंगे, या बार बार आपको सैन्य शक्ति का प्रयोग करना होगा। डिफिकल्ट जमीन जागीरें हैं। लेकिन कुछ है सैरे हासिल, कि वहां लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है, न्याय व्यवस्था ठीक है, लोग बड़ी आसानी से कर दे रहे हैं। तो एक जो मनसबदार है वो क्या चाहेगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा सैरे हासिल जागीर लूं, ठीक है। तो कृषि संकट के कारण एक तो ये हो गया कि एक तो 17वीं शताब्दी के अंत तक शोषण के विरुद्ध व्यापक असंतोष फैल गया था, ठीक है। बर्नियर कहते हैं कि एक दिक्कत तो ये है कि मनसबदार को उत्पादकता, एक मध्यकाल में यूरोप से भारत आए हुए व्यक्ति थे फ्रांसवा बर्नियर, उन्होंने काफी इतिहास, भारत के उस समय के इतिहास जो उन्होंने घटनाएं देखी उसके बारे में अच्छा खासा यात्रा वृत्तांत लिखा है, और जो एक अच्छा खासा स्रोत है मुगल इतिहास को पढ़ने के लिए। उन्होंने कहा कि मनसबदार को उत्पादकता बढ़ाने में कोई खास रुचि नहीं है और राज्य भ्रष्टाचार से ग्रसित है। क्यों मनसबदार को रुचि नहीं है? क्योंकि उसे पता है कि ये जागीर उससे कभी भी ली जा सकती है, 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में, कभी भी जा सकती है। तो वो क्यों निवेश करेगा उत्पादकता बढ़ाने में? वो कोशिश करेगा जोर जबरदस्ती करके जितना ज्यादा ले सकते हैं ले ले। ओके। दूसरा, हमने यहां बात की थी कि मनसबदारी या जागीरदारी में भी संकट आ गया था, एक अनार 100 बीमार की, ठीक है, कि मनसब एक संख्या जो है बहुत बढ़ गई थी। दूसरी तरफ आप शोषण भी कर रहे हैं, तो ग्रामीण स्तर पे विद्रोह भी हो रहा है, जोर तलब जागीरें बढ़ रही हैं, तो मनसबदार ज्यादा हैं, जागीरें कम हैं। अगर जागीरें, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि नहीं, जागीरें कम नहीं थी, जागीरें बहुत थी, लेकिन जागीरों से कर वसूल करना बहुत मुश्किल था। अब दक्कन जैसा कोई क्षेत्र है जहां दशकों तक युद्ध होते रहे, ठीक, तो वहां से क्या है कि उन्होंने कहा कि जागीरें बहुत हैं, लेकिन ये कुछ इतिहासकारों का मत है, इस चीज के ऊपर थोड़ा बहुत डिबेट है। कहते हैं कि जागीरें बहुत थी लेकिन मुश्किल जागीरें थी, जोरे तलब जागीरें थी। हुआ ये कि जब औरंगजेब ने दक्कन में युद्ध, उनका लगातार युद्ध में इन्वॉल्वमेंट बढ़ता रहा, लगातार युद्ध होते रहे, तो कोई अगर नया क्षेत्र जीतते तो होना चाहिए कि वो अच्छी जमीनें जागीरदारी के लिए अलॉट कर दें कि चलो जागीरदारों को दी जाएंगी। नहीं, वो अच्छी जमीनें रखते थे खालिसा भूमि में, ताकि युद्ध को फाइनेंस कर सके, ठीक है, जो भी आमदनी हो उसे युद्ध लड़ा जाए। खराब जमीनें थी, वो कह रहे थे कि ये जागीरों में दे दो, और लगातार और जागीरदार भी रिक्रूट हो रहे थे। तो जागीरदारों की संख्या बढ़ रही है, जो जागीरें हैं उनसे आप कर वसूल नहीं सकते आसानी से। तो इसके कारण क्या होगा कि जागीरदारों में शंका पैदा होगी, थोड़ी इनसिक्योरिटी बढ़ेगी, उन्हें लगेगा कि यार हम अब जो है, जो सम्राट हैं वो हमारी जरूरतों का देखभाल नहीं कर रहे हैं,
तो सतीश चंद्रा जैसे कई विद्वान मानते हैं कि इसके कारण जागीरदारी संकट पैदा हुआ, यानी कि जागीरदार अलग अलग गुटों में बट गए, अलग अलग नस्लीय गुटों में से, फैक्शन कहा जाता है, अलग अलग नस्लीय गुटों में फिर से बट गए। ईरानी हो गए, तुरानी हो गए, भारतीय मुस्लिम हो गए या राजपूत हो गए, जो भी हो गए, और आपस में उनका संघर्ष होने लगा ताकि कैसे ज्यादा से ज्यादा अच्छी जागीरें ली जा सके। ठीक है, बादशाह बदल जाता तो भाई एक पक्ष का पलड़ा भारी हो गया, अब वो अगले पक्ष को दबा रहा है। तो ये कृषि संकट और जागीरदारी संकट दोनों ने एक साथ मुगल साम्राज्य को अंदर से खोखला कर दिया था। ठीक है, और एक अजीब सी बात क्या है कि इन संकटों के कारण स्थानीय प्रशासक, देखिए अगर आपको बार बार न्याय व्यवस्था में दिक्कतें आएंगी और आप देख रहे हैं कि जो केंद्रीय प्रशासन हमें सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि आप लोकल लेवल पे डील करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अवध का जो नवाब थे, उन्होंने जब वो सूबेदार थे, उन्होंने कहा देखो यहाँ डिस्टरबेंस बहुत है, तो आप मुझे अधिक से अधिक सत्ता दो, अधिक से अधिक आप सैनिक जुटाने दो, ताकि मैं यहाँ पे लोकल लेवल पे उसको डील कर सकूं। तो स्थानीय प्रशासक भी थे, वो इस कारण से थोड़ा बुझे बुझे रहते थे केंद्र से। बंगाल के जो सूबेदार थे, उन्होंने क्या किया कि सूबेदारी को और उन्होंने दीवानी को मर्ज कर दिया, दोनों ऑफिस को मिला दिया। तो ऐसे क्या हुआ कि इससे उनकी सत्ता में वृद्धि हुई और इवेंचुअली वो अलग भी हुए इससे। तो ये सारे संकट एक साथ काम कर रहे हैं। अब हम इसके तुरंत बाद मुगलों का पतन देखेंगे, लेकिन ब्रीफली इसको देख लेते हैं आईने अकबरी को, कि आईने अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल को आदेश दिया कि वह उनके शासनकाल का इतिहास लिखें। अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जल्दों में लिखा और इसका शीर्षक है अकबरनामा। पहली जल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है और दूसरी में उनके शासनकाल की घटनाओं का विवरण है। तीसरी जल्द जो आईने अकबरी है सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। ये जो है भारत के इतिहास को पढ़ने के लिए बहुत ही, खास करके मुगल काल के इतिहास को पढ़ने का बहुत अच्छा स्रोत है। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन है। देखिए, तो समाज के बारे में भी पता चलता है। ऐसा नहीं कि मात्र दरबार की बात कर रहे हैं या भू राजस्व की बात कर रहे हैं या सैन्य शक्ति की बात कर रहे हैं या अचीवमेंट्स की बात कर रहे हैं, समाज की भी बात कर रहे हैं। वो आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम है विविध प्रकार की चीजों, जैसे कि फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकी विवरण। इनफैक्ट आईने अकबरी में जो है वो हर प्रांत में कौन कौन जमींदार हैं, ये उनकी कास्ट के साथ लिखा हुआ है। ये जमींदार यहाँ हैं और इनकी कास्ट ये है। तो क्या है कि एक सांख्यिकी विवरण है। देखिए, ऐसा माना जाता है कि ये जो देखिए, राज्य को बहुत जरूरी होता है कि ये जाने कि वो जिस क्षेत्र पे राज कर रहा है उसकी भौगोलिक पहचान क्या है, उसकी भौगोलिक विशेषताएं क्या हैं, वहाँ क्या किस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, किस प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, किस प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, कितने लोग रहते हैं, आबादी क्या है, कौन सी भाषाएं बोलते हैं, उनकी संस्कृतियां क्या है। तो ये जो गिनने की प्रक्रिया है, ठीक है, जनसंख्या गिनना, ठीक है, सर्वे करना, आधुनिक नक्शे बनाना, ये जो सर्वे की जो प्रक्रिया है, ये एक मिसकंसेप्शन है कि ये जो उपनिवेशवाद के साथ भारत में आया, इसके पहले राजाओं को इतनी मतलब परवाह नहीं होती थी कि अरे ठीक है, ये मतलब अवैज्ञानिक, मतलब कहना कि एक प्रशासन और विज्ञान का जो विवाह है ये उपनिवेशवाद से हुआ, ये गलत है। क्योंकि अकबर के समय में भी आप देखिए कि ये जो पूरी कोशिश की जा रही है कि एक सांख्यिकी विवरण तैयार हो साम्राज्य का, ये एक पुरानी परंपरा थी, कि ऐसा नहीं कि उपनिवेशवाद के साथ शुरू हुआ है। एक क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हैं कि आईने अकबरी का इतिहास के स्रोत के रूप में मूल्यांकन कीजिए। तो आप इन मुद्दों को लिख सकते हैं। हालांकि मूल्यांकन करेंगे तो एक आध आप पॉइंट भी लिखेंगे ऑपोजिट में। तो आप बता सकते हैं कि भाई आईने अकबरी में जो उन्होंने, जैसे कि अकबर की जो धार्मिक नीति है उसके इवोल्यूशन को उतना ठीक से नहीं दिखाया है, ऐसे कुछ एक आध पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। लेकिन ओवरऑल ये काफी अच्छा सोर्स है। फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना, इस पे तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है। अकबर ने बनवाया, उनकी मंशा थी कि यहाँ पे धार्मिक मुद्दों पे वाद विवाद हो और धर्म के सही चरित्र को जाना जा सके। शुरू में क्या किया उन्होंने, सिर्फ मुस्लिम उलेमाओं को बुलाया,
बाद में उन्होंने और धर्म के प्रतिनिधियों को भी बुलाना शुरू किया, हिंदू, जैन, साधु और तो और बहुत। आप उस समय उन्होंने पुर्तगीज जो उपनिवेश थे वहां उन्होंने कहा कि आप जो आपके जो जेसूट पादरी हैं उन्हें भेजिए, एक फादर मोंसेराट और फादर एक्वाविवा ऐसे कुछ प्रतिनिधि आए भी वहां पे, वाद विवाद में भाग लिया, ठीक है। तो लेकिन हुआ क्या कि वो बहुत जल्द धार्मिक विद्वानों की हठधर्मी मान्यताओं से अकबर निराश हो गए। उन्हें लगा कि हर कोई बस दंभ भर रहा है, जो मतलब जो जड़ है, जो गुड़ है धर्मों का, ये इन शायद इन प्रतिनिधियों को भी नहीं पता, ये बस अपनी दुकान चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि या तो सभी धर्म समान हैं और उनके जड़ में कुछ ना कुछ अच्छा है, या तो सभी गलत है। तो उन्होंने फिर उलेमाओं को या धार्मिक व्यक्तियों को सीरियस लेना छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि अब मैं देख लूंगा कैसे मुझे धार्मिक नीतियां चलानी है। अकबर के काल में कुछ महत्वपूर्ण चीजें हुई थी, जैसे कि महजरनामा है, या उनका दीन-ए इलाही एक पंथ शुरू करने का जो प्रयास है। हालांकि इन चीजों को इस बुक में नहीं डील किया गया है, इसको बड़ी कक्षाओं की किताबों में देखा गया है, उसको हम बाद में देखेंगे। यहां पे बस बताया है सुलह कुल के बारे में, जिसका मतलब है सार्वत्रिक शांति। ये एक सामाजिक नीति थी जिसने शासन की नीतियों को प्रेरित किया, और अबुल फजल ने आईने अकबरी में इसका बहुत ही अच्छा ब्यौरा दिया है। कहा यह है कि देखिए, जो सल्तनत काल के शासक थे और उनके जो तारीख लिखने वाले थे, उनकी लगातार एटलीस्ट वो कहते तो थे कि हम भारत एक दारुल हर्ब है, इसे दारुल इस्लाम बनाएंगे। लेकिन ऐसी कोई बात मुगलों के समय में नहीं की गई। उन्होंने कभी इस्तेमाल ही नहीं किया उन शब्दों का, दारुल हर्ब, दारुल इस्लाम। उन्होंने कहा, देखिए, उन्होंने संसार के 4 प्रमुख वर्गों, बुद्धिजीवी वर्ग, ठीक है, सैनिक वर्ग, दूसरा सैनिक हो गए, और फिर व्यापारी वर्ग हो गया, या आम किसान जनता, ये सब हो गए। इन्हें कहा कि ये प्रकृति के 4 तत्वों की तरह है। जो बुद्धिजीवी है वो पानी की तरह है, जो व्यापारी है वो हवा की तरह है, जो सैनिक वर्ग है या योद्धा वर्ग है वो आग की तरह है, और जो आम जनता है जो खेती करती है या चाहे शिल्पकारी करती है, दस्तकारी करती है, वो जमीन की तरह है। और उन्होंने कहा कि जब ये सारे तत्व आपस में मिलजुल कर रहेंगे, इनका संतुलन बना रहेगा, तभी सर्व शांति हो सकती है। यही सुलह कुल की उनकी अवधारणा थी कि समाज के अलग अलग पंथों, मान्यताओं, इन सब के बीच में चाहे आपकी जो पहचान हो, आप मिलजुल के रहें, इसी से साम्राज्य का भला है। तो कहीं ना कहीं इसमें आप जो आधुनिक एक जो हम संवैधानिक नागरिकता की बात करते हैं कि आपकी सांस्कृतिक पहचान क्या है, आप कहाँ से हैं, आप कौन सी भाषा बोलते हैं, आपकी जाति क्या है, धर्म क्या है, आप स्त्री हैं, पुरुष हैं, ये मान्यता नहीं रखती। आप नागरिक हैं, आपके कुछ अधिकार हैं, आपके कुछ दायित्व हैं। ये कुछ कुछ वैसा साउंड करता है, क्योंकि अकबर जानते थे कि भाई सेम यहाँ पे अशोक वाली ही बात है। अकबर भी जानते थे कि भारतीय समाज इतना विविधतापूर्ण है, इतना भौगोलिक विस्तार है, अगर मैं कुछ भी ऐसा कुछ करता हूं, मैं कुछ संकीर्ण नीतियां अपनाता हूं कि भाई यही भाषा जो है राजभाषा होगी, या यही नस्लीय वर्ग या यही धर्म जो है इसको प्राथमिकता दी जाएगी, बाकी सब इसके अंडर रहेंगे, इसके नीचे रहेंगे, तो क्या है कि इससे एक ना तो मैं एक बहुल साम्राज्य बना पाऊंगा, और ना ही इससे जो ये समाज के लिए भी अच्छा नहीं है। तो यही उनकी सुलह कुल की अवधारणा थी, जो उन्होंने अपने शासकीय नीतियां बनाने में इस्तेमाल किया। तो इसमें आप उनकी राजपूत पॉलिसी वगैरह में भी इसके उदाहरण देख सकते हैं। और ऐसे कई उदाहरण हैं जहां अकबर ने कोशिश की कि भाई एक सबको साथ लेके चला जाए, ठीक है। अकबर ने कई संस्कृत किताबों का फारसी में अनुवाद कराया। इसके लिए एक मकतब खाना या विभाग भी स्थापित किया गया था। महाभारत, रामायण, लीलावती, योग वशिष्ठ ऐसे कुछ उल्लेखनीय ग्रंथ हैं जिनका अनुवाद कराया गया। और महाभारत के फारसी अनुवाद रज्मनामा, इस पे देखिए प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं कि इसमें जो है महाभारत की घटनाओं का भव्य चित्रण है। दरअसल एक प्रथा चल पड़ी थी समय तक किताबों में चित्र बनाने की। मान लीजिए ये कवर है, ठीक है, ये एक पेज है, ये दूसरा पेज है, तो इतने में जो है एक चित्र बनाया होगा। कोई युद्ध हो रहा है, मान लीजिए कृष्ण जो उपदेश दे रहे हैं अर्जुन को, यहाँ चित्र बनाया होगा और नीचे फारसी में लिखा होगा, डिस्क्राइब किया होगा ये क्या हो रहा है। तो किताबों में चित्र बनाने की जो प्रथा है इस समय तक काफी प्रचलित हो गई थी।
काफी आकर्षक चित्र बनाए जा रहे थे। इस साल मेंस में क्वेश्चन था कि मुगल काल के दौरान फारसी भाषा में संस्कृत शास्त्रों के अनुवाद के उद्देश्य और प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। दरअसल अकबर ने विभाग तो खोला ही, कई ग्रंथ भी अनुवाद किए गए और लगातार होते रहे। उनके जो दारा शुकोह थे, शाहजहां के जो फेवरेट पुत्र थे जिन्हें वो बादशाह बनाना चाहते थे, वो इसमें काफी रुचि लेते थे। उन्होंने कई उपनिषदों का अनुवाद कराया। तो प्रश्न ये है कि इसका उद्देश्य और प्रभाव क्या है। एक प्रभाव तो ये है, जैसे कि देखिए आज के समय में हम में से कई लोग हैं जो गीता, रामायण, महाभारत और अन्य कई ग्रंथ हैं वो इंग्लिश में पढ़ते हैं, क्योंकि संस्कृत पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है, या हम हिंदी में पढ़ते हैं। मान लीजिए अगर इन संस्कृत के ग्रंथों का हिंदी अनुवाद ही ना होता या इंग्लिश अनुवाद ही नहीं होता, तो कैसे हम पढ़ पाते। कुछ लोग होते कि नहीं मैं अब संस्कृत सीखूंगा लेकिन पढ़ लूंगा, लेकिन स्वाभाविक है कि इसका जो रीडरशिप है वो घट जाता। वैसे ही मध्यकाल में फारसी एक बहुत विश्व प्रसिद्ध भाषा थी, कई यूरोपियंस फारसी जानते थे। तो ऐसे अनुवाद करने से यह साबित किया गया है कि ये अनुवाद करने से भारतीय किताबें यूरोप तक पहुंची। यूरोप में लोग जानते थे तो उन्होंने ट्रांसलेट किया फिर उसको फारसी से इंग्लिश में, या सीधे फारसी में पढ़ा, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, फ्रेंच में, जर्मन में ट्रांसलेट किया। तो जो एक जो रीडरशिप है, ठीक है, जो श्रोतागण है, पाठक गण है इस चीज के, वो बढ़े। जो शुरुआती इंडोलॉजिस्ट थे, जो ओरिएंटलिस्ट थे, जिन्होंने भारत को अध्ययन किया एक सिस्टमैटिक तरीके से, उनमें से कई लोगों ने प्राचीन ग्रंथों को फारसी में पढ़ा था। तो एक तो पाठक गण है ये हमारे प्राचीन ग्रंथों के, वो बढ़ गया। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य तो ये है कि भाई एक बहुल संस्कृति बनाना, दूसरा एक कंपोजिट कल्चर बनाना। और कुछ इतिहासकार हैं जैसे वो कहते हैं कि इसका एक उद्देश्य ये था कि एक जो राजत्व की नई अवधारणा है, ठीक है, जो भारतीय परंपरा है जिसमें अशोक जो एक राजत्व की अवधारणा के को रिप्रेजेंट करते हैं, या कोई और राजा है, उन उन बातों को खोजना कि कैसे एक ऐसी बादशाहत या एक ऐसा राजत्व लाया जाए जो यूनिक हो, ठीक है, जो मध्य एशिया या पश्चिम एशिया की परंपराओं पर आधारित ना हो, जो फारस की या पर्शियन परंपराओं पर आधारित ना हो, जो एक यूनिकली भारतीय राजत्व की अवधारणा है, वो डेवलप करने के लिए एक था कि एक नया कोड ऑफ कंडक्ट चले, एक नया कल्चर चले। हालांकि ये थोड़ी वेग बात है तो उसको लेके अभी डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, बट ये कुछ इतिहासकारों का ये मानना है कि अनुवाद करने के पीछे ये कारण हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं पतन की बात। तो औरंगजेब की मौत के तुरंत बाद एक ऐसी घटनाएं हुई कि यह साबित हो गया कि अब मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा है, क्योंकि उसके बाद गृह युद्ध इतने बढ़ गए, ठीक है, कुछ शासक कुछ महीने, कुछ शासक कुछ साल चल रहे हैं, जो उनके मनसबदार थे या जो अमीर थे उनकी ताकत इतनी बढ़ गई कि अब वो पहले तो ये चुनते थे कि कौन राजा बनेगा, फिर ये भी चुनने, फिर वो राजाओं की या सॉरी कौन बादशाह बनेगा, फिर वो ये भी चुनने लगे कि बादशाह की हत्या भी की जाएगी। आई मीन एक मुगल बादशाह की हत्या कर दे कोई कोई अमीर वर्ग का, कोई अभिजात वर्ग का व्यक्ति, और वो बना रहे, ठीक है, प्रशासन में बना रहे, वो भाग ना जाए, वो छुप ना जाए। तो अगर ये स्थिति आ गई है कि मुगल बादशाहों की हत्याएं हो रही हैं, और कई बादशाहों की हत्या हुई 18वीं सदी में, तो आप मान के चलिए कि भाई ये पतन तो हो रहा है। तो इस पतन के लिए इतिहासकारों ने कई कारण दिए। क्योंकि औरंगजेब के तुरंत बाद ये शुरू हुआ, तो स्वाभाविक है कि सबसे ज्यादा ब्लेम औरंगजेब पे जाएगा, है ना। तो पहले उन्होंने औरंगजेब के व्यक्तित्व को ठहराया गलत, कि ये इंसान ही गलत थे। फिर उनकी नीतियों को गलत ठहराया गया, उनकी राजपूत नीति को, उनकी धार्मिक नीति को, उनकी मराठा नीति को। फिर लगा कि एक इंसान आखिर इतना कितना प्रभाव डाल देगा कि उसके बाद इतने लोग आए लेकिन कोई उन गलतियों को सुधार नहीं सका। तो मार्क्सवादी इतिहासकारों ने कहा कि नहीं, देखिए कुछ ढांचागत दिक्कतें हो गई थी, मनसबदारी प्रथा में दिक्कत आ गई थी, एक अनार सौ बीमार। दूसरी तरफ जो भू राजस्व वसूल करने में इतना शोषण होता था, इतना भ्रष्टाचार था कि कृषि समस्या खड़ी हो गई थी। इन दोनों समस्याओं ने मिलके ये खा गए, मतलब अंदरूनी ढांचे को पूरी तरीके से कमजोर कर दिया मुगल साम्राज्य के। तो
यहां लिखा है कि मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक प्रगति हुई। विदेश यात्रियों ने इसे वैसा धनी देश बताया। ठीक है, कुछ प्रगति तो हुई थी, स्वाभाविक है, कम से कम कुछ क्षेत्रों में। इसे वैसा धनी देश बताया जैसे कि किस्से कहानियों में वर्णित होता रहा है, परंतु यही यात्री इस प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देखकर विस्मित रह गए। जो हमने वहां फ्रांसवा बर्नियर की बात की, उन्होंने भी कहा है कि इतनी, मतलब जो अमीर है वो बहुत अमीर है और जो गरीब है वो बहुत गरीब है। सामाजिक असमानताएं साफ दिखाई पड़ती थी। शाहजहां के शासनकाल के 20वें वर्ष के दस्तावेजों से हमें पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिनको उच्चतम पद प्राप्त था वो मात्र 8000 में से 445 ही थे, यानी कि कुल मनसबदारों के मात्र 5.6%, लेकिन राज्य की कुल आमदनी का 61% ले जा रहे थे। ठीक है, ऐसी असमानता, हम आजकल की असमानता को लेकर परेशान है। ये कैसी असमानता है? गरीब किसानों के पास उत्पादन बढ़ाने के लिए उपकरणों और आपूर्ति में निवेश कर सके इतना अधिशेष था ही नहीं। धनी किसानों, कारीगर समूहों, व्यापारी और बैंकरों को ही आर्थिक लाभ हुआ। ठीक है, मनसबदारों को उत्पादकता बढ़ाने में खास रुचि नहीं थी और राज्य भ्रष्टाचार से ग्रसित था। रुचि क्यों नहीं थी? क्योंकि ये तो मुझसे ले लेंगे, ठीक है, तो मैं क्यों इसमें निवेश करूं? जागीर आज है मेरे पास, 2 साल बाद ले लेंगे। दूसरा, जब मनसबदारी में संकट आया कि अब है जो अच्छी गुणवत्ता की जागीरें नहीं हैं, तो ये जानते थे कि एक बार मेरे हाथ से अगर ये जागीर गई फिर पता नहीं अगली जागीर कब मिलेगी, तो जितना लूट सकें लूट लो। स्थानीय प्रशासन में इस कारण भ्रष्टाचार भी बढ़ा। दूसरा ये हुआ कि जब स्थानीय प्रशासन को मालूम था कि भाई अच्छी गुणवत्ता की जागीरें कम हैं, तो वो मनसबदारों से रिश्वत लेने लगे कि अच्छा तुमको सरे हासिल जागीर चाहिए, रिश्वत दो, नहीं तो ये लो जोरे तलब जागीर, अब तुम वसूल करते रहो। ठीक है, दूसरी तरफ ऐसे मनसबदार भी थे कि जिनकी नियुक्ति हो गई है, उनकी पोस्टिंग भी आ गई है, वहां काम भी कर रहे हैं, लेकिन अब उनकी सैलरी नहीं आ रही क्योंकि जागीर से वसूली नहीं हो पा रही। तो ये दोनों समस्याएं एक दूसरे को और गंभीर बना रही थी। जागीरदारी संकट, कृषि संकट, उत्पादकता में कोई उल्लेखनीय वृद्धि ना होना। देखिए, कोई तकनीकी विकास नहीं हुआ ना इस काल में। पूर्व मध्य काल में तो आपको एक जो पर्शियन व्हील आ गया, रहत आ गया, तो क्या तकनीकी विकास हुआ? उससे क्या उत्पादकता बढ़ जाती है तकनीकी विकास से? ऐसा कोई तकनीकी विकास नहीं हुआ इस काल में। कमजोर केंद्र, एक के बाद एक कमजोर राजा आते गए, ठीक है, बादशाह आते गए, और कुछ प्रांतों में वाणिज्यिक समृद्धि, इन सभी कारकों ने एक साथ प्रभाव दिखाया और साम्राज्य का पतन कर दिया। अच्छा, अब तक तो हमने नेगेटिव इफेक्ट देखे, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, कमजोर बादशाह नेगेटिव, ये पॉजिटिव इफेक्ट भी है। इसका इंपैक्ट यहां देखते हैं क्या हुआ। यूरोपीय कंपनियों के नेतृत्व में 17वीं शताब्दी में आए वाणिज्यिक क्रांति ने कुछ क्षेत्रों में धन पैदा किया, जो 17वीं शताब्दी के अंत में क्षेत्रीय अभिजात वर्ग को बेहद शक्तिशाली बना देता है। पहले यह देख लें कि वाणिज्यिक क्रांति थी क्या। संक्षिप्त में बात करेंगे क्योंकि बुक के स्कोप से बाहर है। देखिए, इस काल में आपको याद हो कि 1498 वास्को डी गामा भारत आए। कुछ समय तक पुर्तगालियों का जो है अरब सागर और हिंद महासागर के व्यापार में दबदबा रहा, लेकिन फिर अन्य यूरोपियन कंपनियां आई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। इन्होंने क्या किया, भारतीय माल का, और सिर्फ कपड़े का ही नहीं, सिर्फ मसालों का ही नहीं, कई प्रकार के भारतीय सामानों का दक्षिण पूर्व एशिया, सुदूर एशिया जो कोरिया जापान है वहां तक, पूर्वी अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, हर जगह मार्केट पैदा किया। आपको शायद जान के आश्चर्य होगा कि ये जो गुलामों का व्यापार होता था, अफ्रीका से खरीद के उत्तर अमेरिका बेचे जाते थे, उसमें जो जब वो उन्हें अफ्रीका से खरीदते थे तो बदले में कई बार भारतीय वस्तुएं देते थे, जो भारत से कॉटन या कुछ खरीद के लाए हों। तो उन्होंने क्या किया कि भारत, जैसे कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो भारत से कॉटन ले आती थी, सूती वस्त्र ले आती थी, साउथ ईस्ट एशिया में बेचती थी, और वहां से मसाले यूरोप लेके जाती थी। तो भारतीय सामग्रियों का सिर्फ आसपास ही नहीं, उन्होंने पूरे जगत में एक बड़ा मार्केट पैदा किया। तो इसके कारण क्या हुआ कि भारत के कुछ क्षेत्रों में, खास करके प्रांतीय क्षेत्रों में, या ऐसे क्षेत्र जहां कृषि अधिशेष के लिए स्कोप था, जैसे कि अगर अवध की बात करें तो बरेली या आपको मुरादाबाद या अवध, सॉरी अवध से थोड़ा अलग हो जाएगा वो, बरेली, मुरादाबाद या अवध का क्षेत्र हो गया, बंगाल का क्षेत्र हो गया, हैदराबाद हो गया, या दक्षिण के जो आपके तटीय नगर हैं वहां हैं, कि उन्होंने एक वाणिज्यिक क्रांति आ गई।
चांदी काफी भारी मात्रा में इन जगहों तक आया, तो व्यापार के द्वारा। तो क्या है कि जो क्षेत्रीय अभिजात वर्ग है वो बेहद शक्तिशाली हो गया, दूसरी तरफ बादशाह कमजोर हो रहा है। तो जैसे जैसे बादशाह की शक्ति और पहुंच में गिरावट आई, उन्होंने बंगाल और हैदराबाद, अवध आदि में नए राजवंशों का गठन किया। कि उन्होंने धीरे धीरे क्या है कि नेग्लेक्ट करना शुरू किया कि छोड़ो, नजराना लगातार भेजने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि पता है अब बादशाह कमजोर है, वो सेना नहीं भेज पाएगा। इस बीच जो है, जो मराठा शक्ति का उदय हो रहा था, दूसरी तरफ सिख शक्ति का उदय हो रहा था, तो इनके कारण भी बादशाह जो लगातार विद्रोह हो रहे थे, तो उनका कमजोर जो पकड़ है, अब चूंकि आपका उत्तर भारत पे पकड़ छूटने लगेगी, तो आप दूर दराज के क्षेत्रों पे कैसे पकड़ बनाओगे। तो उन्होंने गठन किया। हालांकि उन्होंने मुगल सम्राट को अपना स्वामी मानना जारी रखा, लेकिन 18वीं शताब्दी तक साम्राज्य के कई प्रांतों में अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना ली। अगर इन राज्यों के सिक्कों की बात करें, इनके फरमानों की बात करें, तो उनमें ये मानते हैं कि मुगल बादशाह हमारे स्वामी है। दरअसल ईस्ट इंडिया कंपनी भी शुरू शुरू में उन्होंने जो सिक्के निकाले उसमें, और शुरू शुरू में क्यों, बहुत बाद तक उन्होंने जो सिक्के निकाले उसमें वो मानते हैं कि मुगल बादशाह हमारे स्वामी हैं। तो एक तरीके से एक होता है ना कि घर के अगर कोई बुजुर्ग हैं जो अब उनकी बात मानने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी सब कह रहे हैं कि हाँ घर के प्रतिनिधि हैं। एक क्या है कि एक ऑर्डर बना रहता है उस सेंस में। तो इसके साथ जो है हमारा चैप्टर 4 है कक्षा 7 के इतिहास का, मुगल साम्राज्य के ऊपर, वो खत्म होता है। आगे के चैप्टर्स जो है हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। थैंक यू।